हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली आज हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के निचोड़ वीडियो के बारे में। अब अगर जिनको नहीं पता कि ये वीडियो का क्या फायदा होता है, एक मैं शॉर्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। इससे पहले आपका बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था और बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम में अगर आपने सेक्शन ए देखा होगा तो उसके अंदर टोटल आपके 10 क्वेश्चन आए थे और वो 10 के 10 क्वेश्चन आपके बायोकेमिस्ट्री के 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो से आए थे। यानी कि अगर आप उस वीडियो को देख के गए होगे और वो आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहती है, तो अगर आप उस वीडियो को देख के गए होगे तो आप ये मानो कि 20 मार्क्स तो आप एज इट इज जो है लिख के आ सकते हो। यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एज इट इज आए हुए थे। तो वही हमारा इसका मेन फायदा होता है कि देखो, एक तो आपका सेक्शन है पूरा तैयार हो जाता है, तो उसमें से डायरेक्टली ये हम क्लेम करते हैं कि मान लो 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, यानी कि मान लो 12 से 15 नंबर का। लेकिन कभी कभी पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये पूरा आपका पैथोफिजियोलॉजी है, तो हर एक यूनिट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो और एक तरह से क्विक रिवीजन आपका हो जाता है। तो अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है, आप लोग आराम से जो है उसको करके आ सकते हो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि देखो, यहाँ पे मान लो आपके 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन मिला देते हैं। जैसे मान लो ये आपका होम्योस्टैटिस वाला है, तो देखो ये फंडा हो गया, कंपोनेंट हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको इतना आइडिया लग जाता है कि अगर बाई चांस मान लो आपका होम्योस्टैटिस 5 या 7 नंबर में आ गया, तो आप इसी से जो है कम से कम 3-4 नंबर तो एटलीस्ट ले सकते हो। तो ये आपका फायदा होता है कि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चनों में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। तो ये वीडियो आपके लिए हो जाती है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। बाकी अब हम बात करें तो आपकी जो टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो थी, यानी कि जो आपके सबसे ज्यादा 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन भी हमने करा दिया है। तो अगर आप यहां देखोगे तो देखो, ये आपका केयरवेल फार्मा ऐप और इसके अंदर आप बी फार्मा में जाओगे, देन आपको यहां पे अपने सेकंड सेम में जाना है। और जब इसके अंदर जाओगे, देखो यहां पे सारे सब्जेक्ट हैं। तो जैसे आप यहां पे पैथोफिजियोलॉजी में जाओगे, यहां पे देखो आपके टॉप 10 का पूरा सॉल्यूशन है कि यूनिट 1 से लेकर 5 तक का। देन यहां पे आपकी पार्ट 1 यानी कि यूनिट 1 से लेकर 3rd तक है। ये आपका यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो फ्री में। इसके अलावा जो आपका पार्ट 2 है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऐप के अंदर मिलेगा, यानी कि केवल फार्मा ऐप के अंदर। जब आप इनरोल करोगे तब आपको जहां यूनिट 4th एंड 5th मिल जाती है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन की पीडीएफ भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बस आपको क्या करना है, केवल फार्मा ऐप को डाउनलोड करना है। चाहे आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, चाहे ऐप स्टोर से, आईफोन वाले बच्चों। और वहां पे जाके बस सेकंड सेम में एनरोल करोगे और सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप पैथो का एग्जाम देके आओगे, उस तब तक हम आपका जो है एचबी वाला पार्ट भी कवर करके रखेंगे। आप देन उसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो चलो फिर डायरेक्टली अब जो अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक होता है बड़ा अच्छा लगता है यार, सुकून सा मिलता है। देन आप एक कमेंट वगैरह भी अच्छा सा प्यारा सा कर सकते हो। बाकी चलिए यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डिफाइन पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो, ये जो आपका पैथोफिजियोलॉजी है ना, ये आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है। यानी कि एक आपका आता है यहाँ पे पैथो, जिसका मतलब होता है डिजीज, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में कोई बीमारी होती है ना, उसको हम यहाँ पे डिजीज बोल देंगे। और देन इधर फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। यानी कि यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे मान लो ये हमारी एक नॉर्मल बॉडी है, और अगर इसके अंदर कोई भी किसी तरह की बीमारी या डिजीज हो जाती है, तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, यानी कि जो हमारी बॉडी काम करती है, जो हमारे सेल्स काम करते हैं, उनमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, उसी को एक्चुअल में यहाँ पूरी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी कि सिंपल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें कोई भी डिजीज है वो आखिर हो कैसे रही है, यानी कि कैसे पूरी की पूरी चल रही है। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं उसके कॉजेस के बारे में। यानी कि मान लो अगर कोई बीमारी है तो उसके पीछे मेन रीजन क्या था। फिर यहाँ जानते हैं पैथोजेनेसिस, यानी कि वो जो मेन रीजन था उसने हमारी बॉडी के अंदर में डिजीज को डेवलप कैसे किया, यानी कि हमारी बॉडी में पूरी क्रिएट कैसे हुई। और अगर वो हमारी बॉडी में डिजीज हो चुके हैं तो उसके अब हमारी बॉडी में नुकसान क्या होंगे, यानी कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो अगर इन तीनों को मिला देते हैं, इन तीनों को मिला के हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। यानी कि ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि अपनी पूरी बॉडी के अंदर कोई भी अगर डिजीज या डिसऑर्डर हुआ है, तो उसकी कुंडली को पूरा का पूरा जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वही हमारा सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पे समझा तो दिया है कि पैथोफिजियोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और जो मैंने बताया इसी के अकॉर्डिंग कुछ ट्राई करो बनाने का, कि आप कमेंट सेक्शन में इसको डिफाइन कर सको। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बन के आता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 टर्म लिखे हैं, एक मैंने लिखा है डिजीज और एक मैंने लिखा है डिसऑर्डर। तो एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बारीकी का फर्क है। तो वो बारीकी आपको जो है कमेंट सेक्शन में बतानी कि भाई डिजीज और डिसऑर्डर, इन दोनों में आप लोग क्या डिफरेंस समझते हो। तो अब चलिए अपने मेन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डिफाइन होम्योस्टैटिस। तो देखो, होम्योस्टैटिस एक्चुअल में क्या होता है, तो जैसे मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो बॉडी ने क्या किया है ना, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अंदर एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बना रखा है, जिसको हम यहाँ पे होम्योस्टैटिस बोल देते हैं। अब ये क्या होता है पहले ये समझते हैं। अब नॉर्मल मान लो कि जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री के अप्रॉक्स रहता है, या कभी कभी हमारा एक तरह मान लो कि 30 से 40 के रेंज में रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम और ज्यादा नहीं होता है। अब मान लो कि हम लोगों ने क्या किया कि बाहर ना बहुत ज्यादा भयंकर वाली गर्मी चढ़ रही है,
है बहुत ज़्यादा, और टेम्परेचर बाहर चला गया मान लो लगभग 50 डिग्री करीब, तो अब इससे क्या होगा कि ये हमारी बॉडी पे लगेगा जो टेम्परेचर है, और हमारी बॉडी की स्किन वगैरह को पूरा गर्म करेगा, और जब गर्म करेगा तो वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 45-50 की तरफ जाएगा, क्योंकि इतना बाहर है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी बॉडी भाई किसके लिए बनी है, हमारी बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करती है, और अगर इतना ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो बॉडी के जो फंक्शन है वो काम करना बंद कर देगा, और बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, अब हमारी बॉडी को क्या करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है कि वो अपने टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल लेवल पे लेके आए। तो यहाँ पे क्या करेगी, बॉडी का जो सिग्नल है, यानी कि हमारी जो स्किन गर्म हो रही है, वो पूरा सिग्नल हमारा जाएगा ब्रेन के पास, यानी कि हाइपोथैलेमस के बाद में, जो सारा कंट्रोल करता है, और देन वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी यानी कि स्किन पर जो भी स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में पसीना आएगा, यानी कि स्वेटिंग होगी, और वो पसीना जब आएगा तो पूरी स्किन के ऊपर इस तरह से कवरिंग सी बना देता है, और उससे क्या होगा, ये जो हमारी पूरी बॉडी है ना वो गीली गीली होगी, और इससे जो हमारा टेम्परेचर जो बढ़ गया था, हमारा 40-45 आ गया था, वो फिर से हमारा जो है नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ आएगा, और बॉडी के अंदर जो हीट है वो नॉर्मल रहेगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी ने देखो बाहर की कंडीशन को देख के अपने बॉडी के टेम्परेचर को दोबारा से कांस्टेंट, दोबारा से नॉर्मल करने के लिए क्या किया, यहाँ पे हमारी बॉडी में एक पूरा सिस्टम चलाया। इस पूरे सिस्टम को हम यहाँ पे होम्योस्टैटिस बोल देते हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ पे होम्योस्टैटिस है, दो वर्ड से मिलकर बनाए, एक हमारा आता है होम्यो, एक हमारा आता है स्टैटिस। अब होम्यो का मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि एक तरह से कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि कोई चीज हमारी बदल नहीं रही है, या एक तरह से कांस्टेंट है, या उसको कांस्टेंट में लेके आ रहे हैं, और स्टैटिस हमारी होती है स्टेट। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारी बॉडी है वो मेंटेन करती है हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है। देखो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखो अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई मुझे पसीना नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं बहुत देर मुझे बनाते बनाते हो जाएगी, अभी तो स्टार्टिंग है, तो मुझे धीरे धीरे बॉडी से गर्मी आएगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो रही है, तो मुझे गर्मी आएगी, और अगर मैं ये ज़्यादा ज़्यादा करूँगा तो मेरी बॉडी को पता चलेगा कि मेरी बॉडी गर्म हो रही है, तो वो पसीना लेके आएगी और मेरी बॉडी को दोबारा से ठंडा करेगी। तो ये क्या है कि मेरी बॉडी में भी जो है होम्योस्टैटिस चलता रहता है, ये पूरा सिस्टम हमारी हर एक बॉडी में चलता रहता है। तो इसका मेन फंडा क्या होता है कि इट हेल्प इन कीपिंग बॉडी कंडीशन बैलेंस एंड नॉर्मल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड ऑर्गन। ये हमारी क्या करते हैं कि जो हमारी ओवरऑल बॉडी है उसको बैलेंस में रखते हैं, जिससे हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं, ऑर्गन है, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करते रहें। एग्जाम्पल जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, या हमारा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हो गया। अब इसके कंपोनेंट के बारे में बात करें तो सिंपल हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारा होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर, तीसरा होता है इफेक्टर। अब रिसेप्टर क्या करेगा, जो भी यहाँ से सेंस करेगी हमारी स्किन, वो क्या करेगी, टेम्परेचर को सेंस करेगी, देन हमारे हाइपोथैलेमस के पास जाएगी, वो हमारा कंट्रोल सेंटर हो गया, और देन इफेक्टर यानी कि हमारे स्वेट ग्लैंड क्या होंगे, इफेक्टर हो जाएंगे, जो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। अब ये सिंपली हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है नेगेटिव वाला, एक होता है पॉजिटिव वाला। अब देखो नेगेटिव में क्या है कि ये सिंपली वो करेगा जो हमारी बॉडी की किसी चीज को कम करने में हमारी हेल्प करेगी, यानी कि उस चीज को या तो रिवर्स कर रहा है या उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आ रहा है। अब ये मोस्ट कॉमन हमारा फीडबैक। तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में कि जैसे जो हम ये काम करें, जो मैंने ये पूरा किया, इस पर जो मैकेनिज्म मेरा लगा है, यानी कि जो मेरे स्वेट को निकाल के मेरी बॉडी को कम कर रहा है टेम्परेचर को, वही एक्चुअल में हमारा फीडबैक सिस्टम होता है। और ये हमारे दो टाइप के थे। नेगेटिव मतलब जो हमारी चीजों को कम करेगा, जैसे जो मैंने आपको टेम्परेचर वाला एग्जांपल दिया था, वो मेरा नेगेटिव फीडबैक का था कि उन्होंने पसीने को लेके आके क्या किया, मेरे टेम्परेचर को कम किया। और पॉजिटिव क्या करता है कि ये चीजों को थोड़ा सा बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीज करता है हमारे बॉडी के फंक्शन को। अब ये हमारा तब तक चलता है जब तक वो हमारा काम पूरा ना हो जाए। एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या है कि मान लो बच्चे का जन्म होना है, तो ये पूरा यूट्रस वाला पार्ट है, और यहाँ पे सर्विक्स है जहाँ से पूरा बच्चा बाहर आएगा। तो जब यहाँ पे डिलीवरी हो रही होती है तो इधर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, और जब प्रेशर पड़ेगा तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो हमारे रिसेप्टर की तरह काम करेगा, वो भेजेगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बाद में कि भाई यहाँ पे कुछ चल रहा है, और ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा, और वो ऑक्सीटोसिन क्या करेंगे कि इसको और ज्यादा क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, यानी कि पीछे से ये पूरा कॉन्टैक्ट होगा, और इससे और ज्यादा डिलीवरी होने में आसानी होगी। और जब और ज्यादा डिलीवरी होगी तो ये और ज्यादा स्ट्रेच पड़ेगा, और ये हमारे पूरा रिस्पॉन्स चलता रहेगा, और इससे ओवरऑल क्या होगा कि ये तब तक चलेगा जब तक पूरे बच्चे का जन्म ना हो जाए, और जैसे डिलीवरी हो जाती है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हमारी खत्म होगी और प्रोसेस हमारी रुक जाती है। तो ये सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी की हेल्प कर रहा है कि जो हमारे कुछ चेंजेस है उनको बढ़ा के हमारी बॉडी के काम करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव फीडबैक। आई होप आपको ये पूरा होम्योस्टैटिस वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे सेल इंजरी के बारे में। अब इसमें हमारे कॉजेस और पैथोजेनेसिस के बारे में पूछा जाता है। देखो सेल इंजरी एक्चुअल में क्या होता है, मान लो ये हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी है। अब देखो हमारी पूरी पूरी बॉडी क्या है, इन्हीं सेल से मिलकर बनी है, यानी कि सबसे छोटी इकाई हमारी सेल होती है। तो जब भी कोई बाहर से हमारे पैथोजन या कोई भी हार्मफुल स्टमक आता है तो वो अटैक करेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी बॉडी पे अटैक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मेरी बॉडी के सेल्स के ऊपर ही तो अटैक कर रहा है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे मैं पिंच हो रहा हूँ तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मेरी उंगली में लग रही है, लेकिन अगर बिल्कुल इन डेप्थ देखा जाए तो मेरे सेल्स में ही तो लग रही है। तो यही होता है कि हमारा XYZ कोई भी जो नुकसान वाली बात है वो मेरे सेल्स के होती है, और सेल्स में ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो मेरा सेल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। जब मान लो सेल क्या करता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता, और इस इंजरी की वजह से सेल में कोई ना कोई चोट लग जाती है, या तो कोई डैमेज हो गया, या मान लो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, या कुछ भी डैमेज हो गया XYZ, तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे सेल इंजरी बोल देते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि इट इज डैमेज टू सेल स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमारी वो कंडीशन है जिसमें जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर उसमें कोई डैमेज हो जाता है, या हमारे सेल के फंक्शन में कोई डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से, कोई
हार्मफुल एजेंट की वजह से जो इस पर अटैक करता है। अब ये नॉर्मल जो हमारी सेल की नॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि अगर मान लो डैमेज हो गया तो सेल अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा और उसमें या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट डैमेज हमारा हो जाता है। अब ये हमारा या तो हाइपोक्सिया की वजह से होगा, या इन्फेक्शन वगैरह हो गया, या फिर टॉक्सिन हो गया। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया दो ऐसी कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारी पूरी बॉडी है तो यहाँ पे क्या होगी, ब्लड की सप्लाई बहुत कम होगी, और अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी तो जो ऑक्सीजन है वो हमारा ब्लड के थ्रू ही तो पूरी बॉडी में घूमता है। तो अगर ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, तो ओवरऑल जो सप्लाई हमारी कम हो रही है वही हमारी हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया कहलाते हैं। इस्कीमिया मतलब ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड की कमी, और हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। बाकी इसके कॉजेज के बारे में बात करें, यानी कि ये वो एजेंट जो इसको डैमेज कर रहे थे, जैसे सबसे बड़ा होता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना। देन कुछ फिजिकल एजेंट, जैसे मान लो कोई हीट हो गया, कोई जल जाता है, कोई रेडिएशन वगैरह, वो हमारे सेल को डैमेज कर सकते हैं। फिर कुछ केमिकल एजेंट हो गए, या फिर ड्रग्स वगैरह हो गए, या कुछ इन्फेक्शन या फिर इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, तो ये क्या करेंगे, सेल को डैमेज कर सकते हैं। देन यहाँ हमारे आता है पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कि कैसे क्या होगा, तो बेसिकली 4 फंडे। अब ये ना लॉन्ग में जाके देख लेना, सिंपल यहाँ बताऊँ तो 4 हमारे मेन फंडे होते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये सेल है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एटीपी की, यानी कि क्या होता है, सिंपली हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, इसको हाइपोक्सिया बोलेंगे, और ब्लड की कमी होगी, इस्कीमिया बोलेंगे। तो इनसे हमारी शुरुआत होती है, और उसके बाद क्या होगा, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उसको प्रॉपर जब चीजें नहीं मिलेंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहां पे एटीपी हमारा बनना बंद हो जाता है। इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि इससे हमारी पूरी ओवरऑल सेल है इसकी यहाँ पे एनर्जी हमारी कम हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे डैमेज हो सकती है, क्योंकि हमारी प्रोटीन वगैरह भी अच्छे से नहीं बनेंगे। इधर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे डैमेज हो सकता है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी और कम हो जाएगी, और इधर हमारा एंजाइम लीकेज या सेल स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि सेल स्वेल कर सकते हैं, एंजाइम लीकेज हो सकती है। तो ये लॉन्ग वाले पार्ट में देख लेना, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देन यहाँ हमारा आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी के बारे में। देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या बोला कि सेल के ऊपर यहाँ पे ये एजेंट अटैक कर रहे हैं, तो जब इन्होंने अटैक किया और सेल क्या करता है, अपने आप में थोड़ी बहुत इंजरी होगी कि भाई चोट लगी, लेकिन जैसे ये एजेंट वगैरह हमारे हटेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारा सेल है वो फिर से हमारी नॉर्मल कंडीशन में लौट के आ जाता है। उसी को हम यहाँ पर रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे, यानी कि टेम्परेरी सेल डैमेज होता है, जिसमें जो हमारा सेल है वो नॉर्मल कंडीशन में रिमूव नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। जैसे ही हमारा कोई हार्मफुल एजेंट यहाँ पे रिमूव होता है, तो ये हमारा क्या है कि नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिकवर इफ इंजरी इज माइल्ड, यानी कि थोड़ी बहुत इंजरी है तो ये माइल्ड हो जाती है। जैसे मान लो सेल स्वेल हो गया, तो कई आपने देखा होगा हाथ पैरों में स्वेलिंग आती है, लेकिन बाद में वो हमारा दोबारा नॉर्मल हो जाता है। या मान लो कुछ फैटी चेंजेस हो गए, फैट वगैरह स्टोर हो गया, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे सेल है वो डायरेक्टली डैमेज हो जाते हैं, यानी कि ये इतना ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे इफेक्ट हो गया, इतना ज्यादा पोटेंट हो गया कि जो हमारे सेल थे वो दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगे और सेल यहाँ पे मर जाता है। इसी को हम यहाँ पे इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे, यानी कि ये परमानेंट सेल डैमेज होता है जो हमारे सेल डेथ को कॉज करेगा, यानी कि सेल वहां मर जाएगा। अब इसमें क्या होगा बेसिकली कि जैसे मान लो सेल अपना बिल्कुल काम खो देगा और वो दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो नेक्रोसिस हो गया, तो कोई अटैक इतना ज़्यादा हो गया, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मान लो इस जगह पे कहीं पे जल गया, तो वो सेल हमारा वहाँ पे देखो अलग सा एक स्कार बन जाता है, निशान बन जाता है कि वो जगह के सेल हमारे पूरे खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब डिफरेंस वही है कि जो रिवर्सिबल है वो हमारा टेम्परेरी है, वाइल जो इरिवर्सिबल है हमारा परमानेंट होता है। जो हमारा सेल है रिवर्सिबल में वो हमारा रिकवर हो जाता है, लेकिन इरिवर्सिबल मर जाता है तो वो रिकवर नहीं हो पाता। देन यहाँ पे जो माइल्ड डैमेज है वो हमारा रिवर्सिबल में ऑकर होता है, लेकिन जो इरिवर्सिबल है वहाँ पे हमारा सीवियर डैमेज होता है, जिस वजह से सेल हमारे यहाँ पे मर जाता है। अब जो हमारा सेल इंजरी का जहाँ पे पैथोजेनेसिस था ना, इसमें 4 मेन फंडे थे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें पहला आता है सेल मेम्ब्रेन डैमेज। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है तो इसकी जो मेम्ब्रेन ना हमारी डैमेज हो जाती है, और जब ये डैमेज हो जाएगी तो इसके अंदर का जो भी कंटेंट है सारा बाहर जाएगा, और जो बाहर जाता है तो ये इन्फ्लामेशन भी कॉज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन में लीकेज हो जाती है हमारी एंजाइम की, यानी कि ये पूरा डैमेज हो जाएगा, एंजाइम वगैरह बाहर आएगा। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे जब ये हमारा ओपन हो गया, लीकेज हो गया, तो जो हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह वो भी हमारे इजीली यहाँ सेल के अंदर आ जाएंगे और सेल हमारा पूरा मर सकता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पूरा डैमेज हो गया, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सबसे ज्यादा एटीपी एनर्जी बनाता है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे, तो अगर वो खत्म हो गया तो यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, और अगर एटीपी नहीं रहेगी तो हमारा सेल जो अपने रेगुलर नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। देन यहाँ पे राइबोसोमल डैमेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंपली हमारी प्रोटीन नहीं बनेगी, क्योंकि जो राइबोसोम है वो हमारा प्रोटीन बनाता है। तो अगर एक बार राइबोसोम डैमेज हो गया तो प्रोटीन रुक जाएगी, तो इससे हमारी जो सेल है उसकी ग्रोथ एंड रिपेयर यहाँ पे रुक जाती है। देन यहाँ पे न्यूक्लियर डैमेज का मतलब तो सिंपल है कि हमारा डीएनए फंक्शन पूरा खत्म हो गया, यानी कि सेल हमारा मर जाएगा, क्योंकि डीएनए एक्चुअल में पूरा सेल का ब्रेन होता है, सेल का दिमाग होता है। अगर डीएनए नहीं रहा तो सेल हमारा खत्म हो जाएगा, तो ये नॉर्मल सेल डिवीजन रोक देगा और जेनेटिक कंट्रोल वगैरह सब हमारा खत्म हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेल एडेप्टेशन, या इसको हम सेलुलर एडेप्टेशन नाम से भी जानते हैं, और इसमें हमारे बेसिकली 4 टर्म आते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये सेल है और मैंने क्या बोला कि कोई भी हार्मफुल चीजें इस पर अटैक करती हैं, तो जब यहाँ पे अटैक करते हैं तो सेल क्या करता है ना, अपने आप को ट्राई करता है कि इससे लड़ सके, और ट्राई करने में क्या है कि थोड़ा बहुत अपने आप को एडेप्ट कर लेता है। अब वही है कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो बस में, और यहाँ पे कोई बंदा आया और वो बोलता
है ओ भाई साइड हो जा, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप साइड ना हो, आप बोलोगे मैं नहीं हो रहा भाई ये वो है, तो यहाँ पे क्या होगा वो कुछ मार देगा और आप लड़ाई हो जाएगी। या एक तरीका क्या होता है कि बोलेगा साइड हो जा, आप बोलोगे चल कोई नहीं यार एडप्ट कर लेते हो, तो आप क्या होगा हल्के से साइड हो जाओगे, इतने भी नहीं होगे काम चल जाए बिगड़ जाए, हल्के से साइड हो जाओगे तो वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना ढाल लिया। वही यहाँ पे होता है कि जब सेल के ऊपर जो हमारे फंक्शन यानी कि जो हमारे कॉजेज है एटियोलॉजी है ये जब अटैक करती है तो सेल क्या करता है अपने आप को यहाँ पे ढाल लेता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इट इज द चेंज इन साइज। तो इससे क्या होगा जो हमारा सेल है जब इस पर अटैक होगा तो या तो अपने साइज को थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा या अपने थोड़ा बहुत फंक्शन को यहाँ पे चेंज कर सकता है, और वही हमारा सेलुलर एडेप्टेशन कहलाएगा। यानी कि डिफाइन क्या कर सकते हैं कि इट इज द चेंज इन साइज नंबर और फंक्शन ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और इंजरी, यानी कि स्ट्रेस या इंजरी आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में ये अपने आप को थोड़ा सा एडेप्ट करने की कोशिश करता है, और ये हमारा हेल्प करेगा कि जो हमारा सेल है वो सर्वाइव कर पाए अंडर नॉर्मल अब नॉर्मल कंडीशन। अब ये हमारा 5 टाइप का होता है। एट्रोफी में सिंबल क्या होता है कि जो हमारा सेल ये मान लो तो इसका साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो ये मेनली हमारा जैसे हमारा वर्कलोड हमारा रिड्यूस हो गया या फिर न्यूट्रिशन वगैरह कम मिल रहा है तब हो सकता है। जैसे हमारा मसल वेस्टिंग है कि जो हमारे मसल्स है यानी कि जो बॉडी है अगर खाना पीना नहीं खाते तो धीरे धीरे हमारी सूख जाती है। देन हाइपरट्रॉफी में क्या है कि जो हमारा साइज ऑफ सेल है वो यहाँ बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल जो सेल है इसका साइज हमारा इंक्रीज हो जाता है, और ये बेसिकली तब होगा जो हमारा सेल वर्क करेगा नॉर्मल से ज़्यादा। जैसे हमारा हार्ट मसल्स है तो अगर बहुत ज़्यादा लोड होगा तो इलार्जमेंट हो जाएगा या स्वेलिंग वगैरह की केस में हम हाइपरट्रॉफी बोल सकते हैं। देन हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स है यानी कि यहाँ पे हमारा साइज बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पे हाइपरप्लेसिया में क्या है कि नंबर हमारे बढ़ जाते हैं, और इससे भी अगर नंबर बढ़ेंगे तब भी हमारे जो टिश्यू ऑर्गन है उसका इलार्जमेंट हो जाएगा। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है जो वुमेन्स है ना उनके ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं सेल होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, इलार्ज हो जाते हैं, यानी कि नंबर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है जिससे बच्चे को फीड कर सके मिल्क। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल। देन मेटाप्लेसिया में क्या होता है कि जैसे मान लो एक हमारा कोई भी सेल होता है वो चेंज होकर हमारे दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और एक तरह से ये भी हमारा क्रॉनिक इरिटेशन के लिए बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। अब जैसे कोई बहुत ज़्यादा अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो ये तो नुकसान वाली बात है कि इससे क्या होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स है वो यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं और वो परमानेंटली उसी डैमेज वाले सेल में चले जाते हैं, और इसीलिए परमानेंट खांसी वगैरह ये सब कॉज होती है। देन ये लास्ट आता है हमारा डिस्प्लेसिया। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल हमारा मान लो कोई भी नॉर्मल सेल है वो इस तरह चेंज हो जाएगा कि उसका म्यूटेशन वगैरह हो जाएगी और अब वो एक हार्मफुल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि मान लो अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है और अब नॉर्मल हमारी सेल की अरेंजमेंट हो जाती है, और यही अगर ठीक नहीं होता तो ये हमारा क्या करेगा कैंसर में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कैंसर सेल हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल इसका हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे कुछ टर्म्स आते हैं जैसे सेल स्वेलिंग हो गया, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया, फिर एंजाइम लीकेज हो गया। अब सेल स्वेलिंग क्या होता है मतलब सेल का सूज जाना। अब ये कैसे होगा देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा सेल है और जब इस पे कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर अटैक करते हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा रेडिएशन हो सकता है, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, ऑक्सीजन या हाइपोक्सिया कमी हो सकती है, तो अगर ऐसा कभी होता है ना तो यहाँ पे एक पंप प्रेजेंट होती है सोडियम पोटेशियम वाली वो बंद हो जाती है, और इससे क्या होगा कि सोडियम हमारा बॉडी से बाहर नहीं जा पाता सेल की बॉडी से, और जब बाहर नहीं जाएगा तो सेल के अंदर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ये हमारा क्या करेगा वाटर को भी अपने साथ में रिटेन करेगा, और जब ऐसा होगा तो अंदर पूरा हमारा फ्लूइड भरने लगेगा, और इससे क्या होगा जब अंदर फ्लूइड भरेगा तो सेल हमारा फूलने लगेगा, सूजने लगेगा, और उसी को हम यहाँ पे सेल स्वेलिंग बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा सेल है उसका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे हमारे वाटर या सोडियम की एक्युमुलेशन यानी कि एंट्री शुरू हो जाती है, और ये बोल सकते हैं कि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी का एक अर्ली साइन है। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा कॉज आ रहा था इसको अगर रोक देते हैं तो सेल दोबारा क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। अब इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन क्या होता है तो यही एक्चुअल में फंड है, यानी कि ये जो हमारा अंदर स्टोर हो रहा था इसी को यहाँ पे इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन बोल देंगे। यानी कि एक तरह का हमारा अबनॉर्मल स्टोरेज होता है सब्सटेंस का जो हमारे सेल के अंदर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब ये हमारे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है हमारे सेल का उसको यहाँ अफेक्ट करेगा। एग्जांपल जैसे मान लो या तो फैट एक्युमुलेट हो रहा है या प्रोटीन एक्युमुलेट हो रही है या फिर मान लो वाटर वगैरह एक्युमुलेट हो रहा है। देन आता है यहाँ पे कैल्सिफिकेशन के बारे में। देखो कैल्सिफिकेशन में वर्ड हमारा क्या आ रहा है कैल्शियम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे टिश्यू या सेल होते हैं ना उनके अंदर में क्या होता है अब नॉर्मल डिपोजिशन होने लगता है हमारा कैल्शियम 60 का, यानी कि हमारे या तो बहुत ज्यादा कैल्शियम वगैरह ले रहे हैं या कुछ और रीजन की वजह से क्या होता है हमारे जो ये सेल होता है इसके अंदर में कैल्शियम यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और अगर कैल्शियम हो रहा है इकट्ठा हो जाता है तो ये आगे जाके क्या करता है कि इसके अंदर के जो हार्मफुल एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देगा, जैसे प्रोटीएज हो गया, एंडोन्यूक्लियस वगैरह हो गए, और ये क्या करते हैं हमारे सेल के अंदर की प्रोटीन वगैरह को तोड़ देंगे, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को तोड़ना शुरू कर देगा, और इसको अगर यहाँ पे नहीं रोका जाता है तो यही हमारा आगे जाके सेल इंजरी हमारी इरिवर्सिबल वाली हो जाती है, यानी कि सेल यहाँ पे डेथ कर जाता है। तो कैल्सिफिकेशन ने देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेल डेथ के अंदर में, यानी कि अपना मेजर रोल प्ले करता है जो मेनली हमारा डैमेज और डेड टिश्यू के अंदर होता है। एग्जाम्पल जैसे किडनी स्टोन वगैरह वो भी हमारे इसके डिपोजिशन से बन सकते हैं, या हार्ट वर्म में डैमेज हो गया वो भी इसकी वजह से हो सकता है। देन एंजाइम लीकेज देखा जाए तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन है अगर ये डैमेज हो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो हमारे सेल के अंदर कुछ एंजाइम, क्योंकि हर सेल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ये एंजाइम क्या होते हैं हमारे लीक कर जाते हैं। जैसे मान लो ये है तो ये हमारे लीक कर जाते हैं, और लीक करके हमारे ब्लड वगैरह के अंदर चले जाते हैं, और इससे क्या होगा कि वहां पे पूरा हमको पता चलेगा कि यहाँ पे टिश्यू इंजरी वगैरह हुई है, यानी कि सेल हमारा डैमेज हुआ है। एग्जाम्पल जैसे SGOT हो गया या SGPT हो गया, और इसी के ना हमारे ना टेस्ट होते हैं, जैसे
अगर आप पैथोलॉजी वगैरह लो लैब वगैरह होती है उनमें टेस्ट होते हैं ना, उनमें SGPT और SGO2 के टेस्ट कराते हैं। और उसमें क्या कि अगर मान लो सेल हमारे डैमेज हो रहे हैं तब सेल के अंदर के जो एंजाइम वो बाहर आ रहे हैं, और जब बाहर आ रहे हैं तभी हमारे ब्लड में आ रहे हैं, और तभी तो हमारे ब्लड के अंदर इनकी एक्सेस मिलेगी। तो अगर ये बहुत ज़्यादा है मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा हमारे एंजाइम लीक कर रहे हैं हमारे सेल के अंदर से, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल मेमोरी डैमेज हो रही है, तो ये ऐसे हमारा कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस के बारे में, दोनों का डिफरेंस बताना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी सेल है, अब ना एक नॉर्मल जो सेल होता है हमारी पूरी की पूरी इसमें एक पूरी जिंदगी चलती है, और जिंदगी चलने के बाद क्या होता है सेल हमारा मर जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारा सेल है तो इसके अंदर ना एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। प्रोग्राम का मतलब क्या है कि ऑलरेडी फिक्स होती है कि जैसे इसका समय आएगा, जैसे मान लो हम लोग हैं तो हम लोग का समय फिक्स है कि हम लोग का जैसे बुढ़ापा आएगा, एक टाइम होगा, हम लोग 100 साल तक तो आते नहीं जाते, मान लो 70-80 साल होगा, हम लोग की डेथ हो जाएगी, एक प्रोग्राम है। लेकिन वही मान लेते कि हम छोटे हैं मान लो अभी, और अभी एकदम अचानक कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो हमारा एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगा। तो जब वो रेगुलर यानी कि जो फिक्स किया है ऊपर वाले जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसको हम यहाँ पे एपोप्टोसिस बोलेंगे। तो जब हमारे किसी भी सेल की यहाँ पे प्रोग्राम या कंट्रोल सेल डेथ होती है जो एक नेचुरली होती है हमारी बॉडी के अंदर में, उसको हम यहाँ पे एपोप्टोसिस बोलेंगे। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हमारा अनवांटेड हो गया या कोई डैमेज सेल हो गया जो खराब हो चुका है, तो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो हमारा एपोप्टोसिस हो गया। और इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, जैसे हमारे यहाँ पे ओल्ड सेल रिमूवल यानी कि जो पुराने सेल हो गया, या मान लो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वगैरह हो गया, इन सब में ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो हमारा नेक्रोसिस है, देखो इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लो बच्चा है तो बच्चे का ये पूरा इस तरह का हाथ है, अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये हमारे उंगलियां इस तरह की बनेंगी, इस तरह की बनेंगी, ये बनेंगी, तो जो इस जगह सेल है ये हमारे यहाँ मरेंगे और मर के बाहर जाएंगे, तो इनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी कि जब एम्ब्रियो यानी कि पूरा बच्चा डेवलप होता है तो उसके अंदर के ये सेल्स वगैरह वेस्ट है, इनको बाहर निकालते हैं, इनकी मारते हैं, इसी को हम यहाँ पे क्या एपोप्टोसिस बोलेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि भाई कहीं एक्सीडेंटली कोई इंजरी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या मान लो बाहर से कोई ऐसे कॉजेज आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना जानबूझ के हमारे नॉर्मल सेल को यहाँ पे मार रहे हैं, उसको हम यहाँ पे नेक्रोसिस बोलेंगे। तो ये हमारी एक तरह से एक्सीडेंटल होता है, या बोल सकते हैं किसी और कॉजेज की वजह से होता है। और अगर ये होता है, देखो नेक्रोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये पूरा हमारा चल रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन में ये सेल का एक एक बार हमारा रप्चर हो जाएगा, सेल का कंटेंट हमारा बाहर निकल आता है, और जब बाहर निकल आता है तो ये क्या करेगा आस पड़ोस की जो सेल्स हैं उनके लिए ये फॉरेन पार्ट हो गया, और जब फॉरेन पार्ट हो गया तो यहाँ पे हमारी क्या होती है इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इसीलिए उस जगह पर रेडनेस ये सब देखने को मिलेगा, जैसे कहीं चोट लगता है आपने देखा होगा रेडनेस स्वेलिंग ये सब देखने को मिल जाती है इसी की वजह से। और इसको हम यहाँ पे नेक्रोसिस बोलेंगे। तो इसमें इन्फ्लामेशन भी हमारी कॉज होगी, और ये हमारे आस पड़ोस की जो टिश्यू उनको डैमेज करेंगे, जैसे हमारा गैंग्रीन हो गया, टिश्यू इन्फेक्शन हो गया। अब यहाँ पे इसके डिफरेंस के बारे में बात करें तो जो नेक्रोसिस है वो हमारा अनकंट्रोल है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एपोप्टोसिस हमारी कंट्रोल सेल डेथ है। फिर जो नेक्रोसिस है वो बेसिकली इन्फ्लामेशन को कॉज करेगा, लेकिन जो एपोप्टोसिस है वो यूजुअली हमारे इन्फ्लामेशन कॉज नहीं करता है। देन नेक्रोसिस बेसिकली क्या करेगा कि बाकी के जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल है उनको अफेक्ट करेगा, लेकिन जो एपोप्टोसिस है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जो एपोप्टोसिस है उसमें सेल हमारा टूटता है, लेकिन जो भी हमारा सेल का पार्ट है वो एक तरह से हमारी मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, और जब मेम्ब्रेन के अंदर रहता है तो वहाँ पे क्या होगा ये बाकी के सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो हमारी बॉडी के फेगोसाइटोसिस में होते हैं यानी कि जो मैक्रोफेज है वो क्या करेंगे इन एपोप्टोसिस बॉडी को खा लेते हैं, और इस तरीके क्या है इनको पूरे को खत्म करेंगे, तो हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं होता और सेल हमारे यहाँ पे डेथ कर जाते हैं कि मर जाता है। अब यहाँ पे हमारा आता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे और एपोप्टोसिस। देखो ये जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है ना एपोप्टोसिस का, ये बेसिकली हमारा तब स्टार्ट होगा जो हमारा सेल है मान लो, तो सेल के अंदर ही अगर कोई दिक्कत वगैरह हो रही है, यानी कि डैमेज सेल के इनसाइड में कोई डैमेज हो रहा है, जैसे मान लो डीएनए वगैरह डैमेज हो रहा है, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि अंदर ही अंदर फ्री रेडिकल बन के हमारे सेल को डैमेज कर रहे हैं, तो ये मेनली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोक्रोम सी यानी कि एक एंजाइम है इसकी रिलीज की वजह से होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया या ये एंजाइम रिलीज होगा तभी हमारा पूरा डैमेज होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे रेडिएशन हमारी इंजरी करती है सेल की एजिंग को, यानी कि सेल हमारे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देन जो एक्सट्रिंसिक है यानी कि एक्सटर्नल बोल सकते हैं, और ये इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल बोल सकते हैं। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एपोप्टोसिस है वो स्टार्ट हो गई किसी एक्सटर्नल डेथ सिग्नल की वजह से, यानी कि कोई बाहर से हमारा सिग्नल आ रहा है। अब जैसे मान लो भैया कि मान लो इम्यून सेल है, तो इम्यून सेल क्या करेंगे कि टी लिम्फोसाइट जब बाहर से अटैक करेगा तो उनकी वजह से अगर डैमेज हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, यानी कि बाहर से, यानी कि सेल के बाहर से कोई नुकसान वगैरह आ रहा है। डिफरेंस वही है कि इंट्रिंसिक हमारा जो है सेल के अंदर शुरू होगा और एंट्रिक हमारे सेल के बाहर से आएगा। इंट्रिंसिक जो हमारा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक्चुअली में ये डायरेक्टली डेथ जो रिसेप्टर हमारे सेल के ऊपर है उनसे सारा काम चलेगा। फिर इंटेक में हमारा क्या होगा डीएनए डैमेज हमारा हो जाता है, वो बेसिकली इनको क्या करेगा एक्टिवेट करेगा, और एक्सटर्नल में कोई बाहर से हमारा सिग्नल आएगा जो हमारे एक्सटर्नल वाले पाथवे को एक्टिवेट करेगा। देन यहाँ पे हमारा आता है एसिडोसिस, एल्कलोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देखो एसिडोसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कुछ हमारी ऐसी वजह हुई है जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसका पीएच बहुत कम हो जाएगा, और जब ब्लड का पीएच हमारा कम होगा मतलब क्या कि वो और ज्यादा हमारा एसिडिक होने लगेगा, तो यही हमारा एसिडोसिस कहलाता है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड का पीएच वो डाउन होगा, यानी कि ब्लड के अंदर हमारा
हमारा एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि एसिडिक होने लगता है। और ये बेसिकली या तो बहुत ज़्यादा एक्सेड वाली चीज़ों की वजह से होगा या जो बाइकार्बोनेट आयन है उसके लॉस की वजह से होगा, जो इसको बैलेंस करके रखता है। तो ये नॉर्मल क्या करेगा कि जो हमारा बॉडी है, जो सेल है, उसकी जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको यहाँ डिस्टर्ब कर देगा। अब ये एग्जांपल जैसे मान लो डायबिटिक कीटो एसिडिस हो गया, तो डायबिटीज़ के केस में ये कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा बनेंगे और कीटोन बॉडीज हमारे एक तरह से एसिडिक होती है, तो वो हमारे ब्लड के अंदर एसिडिटी को बढ़ा देंगे। देन अगर किडनी फेलियर हो गया तो जो एसिडिटी वाला पार्ट है वो फिल्टर होना बाहर निकल भूल जाता है और वो हमारे ब्लड के अंदर पीएच को डाउन करेगा। देन यहाँ पे एल्कलोसिस आता है, तो जस्ट इसका उल्टा होता है कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ब्लड का पीएच है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा नॉर्मल लेवल से, क्योंकि या तो यह बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट आ गया या यहाँ पे एसिड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और ये नॉर्मल जो हमारे नर्व्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनको एक तरह से क्या करेगा, डैमेज या अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे वॉमिटिंग होगी या हाइपर वेंटिलेशन हो गया। यानी कि सिंपल देखा जाए तो एसिडिटी में हमारा पूरा इन्वायरमेंट यानी कि ब्लड का एसिडिक हो जाता है और एल्कोहलिक में हमारा बेसिक हो जाता है, यानी कि बेस ज़्यादा है। यहाँ पे एल्कोहल मतलब बेस हो गया। देन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो या तो अब नॉर्मल तरीके से बढ़ जाते हैं या अब नॉर्मल तरीके से घट जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या फिर कैल्शियम वगैरह हो गया। तो ये क्या करेगा कि जो नॉर्मल हमारा फ्लूइड बैलेंस है या नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी है उन सबको ये डिस्टर्ब कर देगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा हाइपोनेट्रेमिया हो गया, यानी कि सोडियम बहुत कम है, या हाइपर कैलेमिया हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा पोटेशियम का हाई हो जाता है। देन यहाँ पे हमारा आता है इन्फ्लामेशन के बारे में। अब देखो इन्फ्लामेशन के एक्चुअल में तो हमारी बॉडी का ना प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जो हमको ये बताता है कि जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे कोई इन्फेक्शन, इंजरी या हार्मफुल एजेंट तो नहीं एंट्री किया है। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था लॉन्ग वीडियो में कि भाई इन्फ्लामेशन हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। तो बेसिकली एक तरह से मान सकते हैं कि अच्छा ही होता है, कि हमें सिग्नल देता है। एग्जाम्पल मानते हैं जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है और बॉडी के मान लो ये जगह पे ना कोई हमारा बाहर का एक्शन आ गया ये सेल के ऊपर, ठीक है। तो जब बाहर का ये आएगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको सेंस करेगी, और जब सेंस करेगी तो इससे फाइट करने के लिए क्या करती है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे रिलीज होते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। अब ये क्या करते हैं, तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर भी यहाँ पे आएंगे और अपना काम करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जब ये काम करते हैं ना तो थोड़े बहुत यहाँ पे रिस्पॉन्स और देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे मान लो हमें एक तरह से बोल सकते हैं चोट लग गई, चलो मानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई। तो जब इस सेल के ऊपर चोट लगी तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे होती है वेजोडाइलेशन, यानी कि इसके आस पड़ोस में। अब वेजोडाइलेशन में क्या होगी कि यहाँ पे उनको पता है कि चोट लगी तो यहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हमारा WBC यानी कि डिफेंस सिस्टम है और इसके अलावा सारे यूनिट ब्लड के अंदर है। तो ब्लड यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद ब्लड हमारा परमेबल हो जाएगा और वो हमारा इस सेल के पास आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो हेल्प करने के लिए आया, लेकिन इस वजह से क्या होगा कि जब ब्लड बहुत ज़्यादा आता है तो वो जगह हमें रेडनेस यानी कि लाल लाल दिखाई देती है। और दूसरी क्या है कि जब वहाँ पे फ्लूइड हमारा आता है तो उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि सूज जाती है वो जगह। लेकिन ये दोनों ही हमारे जो है सेल को यहाँ से लड़ने के लिए आई कि हमारे सेल को हेल्प कर सके कि वो जो हार्मफुल एजेंट है उनसे मतलब उनसे हमारी बॉडी को बचा सके। तो ये बेसिकली करते क्या है, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनको बॉडी से बाहर निकालने में और हमारे जो डैमेज टिश्यू उनको यहाँ पर रिपेयर करने के लिए हमारे आते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो जो हमारे इंजरी है उसमें रेडनेस हो गया या फिर स्वेलिंग हो जाते हैं इंजरी के बाद में। अब इसके क्लिनिकल साइन क्या होते हैं, तो बेसिकली हमारे मेनली 5 साइन होते हैं, यानी कि रेडनेस यानी कि सबसे पहले उस जगह हमारी लाल होगी क्योंकि वेजोडाइलेशन होती है। देन हीट यानी कि वहाँ पे ब्लड वगैरह पहुंचेगा जिससे हीट यानी कि गर्मी होती है और इसीलिए वहाँ पे हीट यानी कि फीवर वगैरह यानी कि गर्म देखने को मिलेगी। देन यहाँ स्वेलिंग है, अब यहाँ पे ये मस्कुलर पूरा पहुंच जाता है, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेज वगैरह हो गए, तो वहाँ पे स्वेलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होगा। और देन यहाँ पे हमारे पेन यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा और वो क्या करेगा, हमारे पेन को स्टिमुलेट करेगा, पेन होगा। और कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि उस जगह हमारी पूरी काम नहीं करती, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो ये सारा का सारा फंडा हमारा क्या इन्फ्लामेशन का कहलाता है। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ये सिंपली हमारा 2 टाइप का होता है, यानी कि एक हमारी होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होती है क्रॉनिक। देखो एक्यूट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो ये हमारे सेल है, तो अगर कोई चोट लगी ना तो बहुत ही जल्दी हमारी लगी और उसकी वजह से कोई भी रिस्पॉन्स हमें बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो हमारा ठीक भी जल्दी हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारी स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग में क्या हो रहा है कि देखो ये भी हमारा क्या है कि बहुत जल्दी यहाँ पे आया एक्शन और वो हो गया। आपने देखा होगा कोई जैसे मधुमक्खी काट ले या कुछ भी हमें डंक मारता है ना, बहुत जल्दी वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है, वो आपके कुछ घंटों में या हो सकता है एक आध दिन के अंदर में आपकी वो स्वेलिंग जो पटक जाते हैं, यानी कि दोबारा नॉर्मल हो जाती है। तो वो होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन। लेकिन जो हमारा क्रॉनिक है वो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और स्लो प्रोग्रेशन होता है। यानी कि क्रॉनिक का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सेल है तो ये एकदम ऐसा नहीं, मान लो किसी ने अटैक किया तो एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी वो हमारा डैमेज हो जाएगा, बहुत ही स्लो 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 होगा। लेकिन वहां पे जो हमारा सेल डैमेज होगा वो हमारा परमानेंट ही एक तरह से मान सकते हो कि सेल हमारा डेथ ही कर जाता है। जैसे मान लो कैंसर हो गया, तो कैंसर में क्या है कि कुछ हमारे कार्सिनोजेन है वो लगातार अटैक करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और हमारी बॉडी उसमें कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं होगी। लेकिन एंड में आके क्या होगा, सेल हमारा पूरा बॉडी का म्यूटेट ही हो जाएगा और उसके बाद सेल हमारा पूरा डैमेज हो जाता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं क्रॉनिक वाली कंडीशन हो जाती है।
तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे कार्सिनोजेंस है वो हमारे क्या करेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं। अब इसका ओवरऑल मैकेनिज्म देखा जाए तो वही मैंने स्टार्टिंग बताया था कि सबसे पहले जैसे ही कोई भी हमारे यहाँ पे कॉजेटिंग एजेंट आएगा वो हमारा वहाँ पे वेजोडाइलेशन करेगा। मान लो ये सेल है तो इसके पास में वेजोडाइलेशन होगी, उससे वहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा आएगा यानी कि वाइडन हो जाएगा और इससे वहाँ पे बस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब सारा का सारा जो फ्लूइड है WBC वाला ये सब हमारे यहाँ पहुंच जाएगा सेल के पास में और इसी में क्या होगा, लीकेज होगी तो वहाँ पे हमारी स्वेलिंग देखने को मिलती है और इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो है रेडनेस देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे माइग्रेशन और WBC यानी कि जो हमारी WBC वाला पार्ट है वो यहाँ जाएंगे इनसे फाइट करने के लिए और तभी यहाँ पे हमारे जो है इन्फ्लामेटिव मीडिएटर रिलीज होंगे और वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो रेडनेस स्वेलिंग ये सब चीज़ है ये सब देखने को मिलेगी। जैसे एग्जांपल मान लो हिस्टामिन है तो हिस्टामिन हमारा क्या करता है, वेजोडाइलेशन करेगा और हिस्टामिन के वेजोडाइलेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हमारे रेडनेस वगैरह देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है अल्ट्रेशन इन वस्कुलर परमेबिलिटी, यानी कि इस टर्म से आप लोग क्या समझते हो और यहाँ पे ब्लड फ्लो के बारे में और माइग्रेन ये सब बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है यानी कि कोई भी कॉजेटिंग एजेंट वहाँ पे अटैक करेंगे वहाँ पे सबसे पहले क्या रिलीज होता है, हमारे इन्फ्लामेटिव मीडिएटर रिलीज होंगे और उनकी वजह से वहाँ पे होती है यहाँ पे वेजोडाइलेशन जो मैंने बताई थी। तो यहाँ पे वही है कि जो हमारे ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन क्या होगी, जो ब्लड वेसल है वो हमारी डायलेट हो जाती है यानी कि यहाँ पे चौड़ी हो जाएगी और इसी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो ब्लड ज्यादा, क्योंकि भाई वही है कि अगर छोटा पाइप है तो कम पानी आएगा, अगर बहुत बड़ा पाइप है तो ज्यादा पानी आएगा। तो वही यहाँ पे क्या है कि ज्यादा ब्लड हमारा आना शुरू हो जाएगा और जब ज़्यादा ब्लड आना शुरू होगा तो यहाँ पे हमारी बस्कुलर परमिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और इस चक्कर में क्या होता है कि जो हमारे फ्लूइड्स है, प्रोटीन है, वो हमारे सारे के सारे जो है टिश्यू के अंदर जाएंगे और इसी चक्कर में हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा अल्ट्रेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन के टाइम पे ये अल्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा कि हमारी ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है और हमारे जो प्रोटीन्स हैं, फ्लूइड्स हैं, वो हमारे जो है सेल के अंदर चले जाएंगे, स्वेलिंग हो जाती है। देन सेकंड क्या आता है, माइग्रेशन ऑफ WBC। तो अब क्या होता है कि जब ये पूरा हो जाता है जहाँ पे परमिटिविटी बढ़ गई है तो जो हमारा ब्लड है इसके अंदर के जो WBC है, जो हमारे मेन फाइटिंग सेल हैं, जैसे हमारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए, लिम्फोसाइट्स वगैरह हो गए, ये हमारे सेल के पास यानी कि साइट ऑफ इंजरी के पास पहुंच जाएंगे और वहां जाके जो भी स्टिमुलस है जो हमारे यहाँ पे अटैक करा उसके तहत जाके फाइट करेंगे और हार्मफुल एजेंट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो यही हमारा होता है यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ WBC के अंदर में और इसकी वजह से क्या वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और हमारे पस फॉर्मेशन यानी कि जो डेब्रिस वगैरह है ना उस जगह वहाँ पे पस वगैरह भी फॉर्म हमारा हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाए मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में और प्रिंसिपल हमारा बाउंड हीलिंग का क्या होता है। देखो मीडिएटर मैंने आपको सिंबल बता दिया, जैसे मैंने क्या बोला कि जहाँ पे जैसे ही हमारी इन्फ्लामेशन होगी यानी कि ये पूरा हमारा होता है यहाँ पे इन्फ्लामेटिव मीडिएटर रिलीज होंगे और यही जो हमारे मीडिएटर है यही आगे काम करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लो हिस्टामिन है तो हिस्टामिन एक मीडिएटर है और हिस्टामिन क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करता है जो यहाँ पे डायलेट करेगा। इसके अलावा हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन मान लो तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा और ये क्या करेगा, ये हमारे पेन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा यानी कि पेन कॉज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे मीडिएटर्स हो गए जो रिलीज होते हैं एज अ टाइम ऑफ इंजरी और जब ये रिलीज होंगे तब जाके हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन दिखाते हैं। जैसे मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन केमिकल सब्सटेंस, हमारे केमिकल सब्सटेंस है वो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, यानी कि जैसे ही इंजरी होती है तो इन्फ्लामेशन वहाँ होना होता है और इन्फ्लामेशन करने के लिए जो है हमारे इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर है वो वहाँ पे रिलीज हो जाएंगे और ये हमारे बस्कुलर चेंज होगा या जितने भी मूवमेंट WBC वगैरह वो सब इसी के कंट्रोल में हो रहा है। यानी कि जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये वेजोडाइलेशन हो रही है, परमिटिविटी बढ़ रही है, यहाँ मूव हो रहा है, ये तो हमारा इन्हीं इन्फ्लामेटिव मीडिएटर्स की वजह से ही होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा सबसे मेजर मोस्ट हो गया हिस्टामिन हो गया, देन सेरोटोनिन हो गया, देन प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, देन हमारा साइटोकाइन्स हो गया। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये मेनली हमारा जो है पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हम यहाँ देखते हैं और हिस्टामिन हमारा मेनली जो वेजोडाइलेशन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ बाउंड हीलिंग के बारे में बात करते हैं। अब जैसे सेल इंजरी में क्या है कि ओवरऑल हमारे यहाँ पे चोट लग जाती है, तो जब यहाँ पे चोट लग जाती है ना उसके बाद क्या होता है कि अब रिवर्सेबल है मान लो तो वो हमारे द्वारा ठीक होगी और दोबारा ठीक होने के लिए अब यहाँ पे ना पूरा हमारे ना 4 प्रोसेस चलती है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि पूरे यहाँ पे ये है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है इन्फ्लामेशन स्टेज, यानी कि जब हमारे यहाँ पे इंजरी वगैरह हुई है, चोट लगी है तो यहाँ पे हमारी इन्फ्लामेशन होगी यानी कि वो जगह रेडनेस ये सब चीज हो जाती है और लेकिन हमारे WBC वगैरह पहुंच जाते हैं। देन यहाँ पे होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, यानी कि अब क्या होगा कि जो इन सबको मार के यानी कि जो भी हमारा बाहर से आए इन सबके साथ हमारे इन्फ्लामेटरी फाइट करेंगे और पूरे उसको मार देंगे और मारने के बाद उसको रिमूव कर देंगे और जब रिमूव हो जाएंगे तो ये हमारी नॉर्मल यानी कि फ्री हो जाती है और जब फ्री हो जाएगी तो ये जगह पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा होता है कोलेजन फॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमारे बच्चे को जो जगह यानी कि खाली वहाँ पे कोलेजन हमारे द्वारा लगना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जगह हमारी रिपेयर होना शुरू हो जाएगी और एंड में यहाँ पे हमारा होता है टिश्यू रीमॉडलिंग एंड मैच्योरेशन, यानी कि बाद में क्या होगा कि यहाँ पे और न्यूट्रिएंट वगैरह आते रहेंगे और टिश्यू हमारा पूरा रीमॉडल यानी कि दोबारा पहले की तरह होने लगा, मॉडल बनेगा पूरा और बाद में मैच्योर यानी कि सब कुछ मिलकर हमारा पहले जैसा हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो पहले जैसे हो जाते हैं लेकिन कुछ कुछ का ना हल्का सा शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा निशान नहीं दिख रहा होगा तो हल्का सा निशान हमारा रह जाता है जो ये दिखाता है कि हाँ यहाँ पे कभी तो कभी हमारी चोट लगी हुई थी। तो बाउंड हीलिंग को बोल सकते हैं कि ये हमारी एक प्रोसेस होती है रिपेयर की जिसमें जो हमारे डैमेज टिश्यू होते हैं वो रिपेयर करते हैं अपने आप को आफ्टर इंजरी यानी कि इंजरी के बाद में। तो ये हमारी हेल्प करते हैं जो नॉर्मल टिश्यू स्ट्रक्चर या फंक्शन होता है उसको रिस्टोर करने में ये हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल मैंने बता दिया कि ये 4 प्रिंसिपल पे हमारे पूरा डिपेंड करते हैं कि इन्फ्लामेशन स्टेज हो गया, फिर ग्रेनुलर टिश्यू हमारे फॉर्म होंगे जो वहाँ पे पूरा टिश्यू है, उसके बाद कोलेजन वहाँ फॉर्मेशन होगा बचा को पूरा और एंड में टिश्यू रीमॉडल हो जाएगा, पहले जैसा होगा और मैच्योर होकर पहले जैसा हो जाता है। देन यहाँ पे हमारा आता है एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में और इसकी फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है।
देखो बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जैसे जब बहुत ज़्यादा कोई भी फैटी मतलब फैट वगैरह खाता है तो जो हमारी यहाँ पे ये होती है यानी कि ब्लड वेसल्स होती है इसके किनारों पे मान लो ये जा रहा है, तो जब मान लो कोई भी रीजन हो गया यानी कि मान लो फैट वगैरह ले रहे हो या मान लो बेजो कंस्ट्रक्शन हो गया, जब बीपी बहुत हाई हो गया तो हल्का सा कहीं पे ना डैमेज हो जाता है और देन क्या होता है ये फैट हमारा उसी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और इस तरह जो हमारे ये फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। देखो इस तरह, तो यहाँ पे देखो ये हमारी ब्लड वेसल हो गई और ये पूरा इसके अंदर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे मान लो ये हो गया तो यहाँ पे ये पूरा हमारा डिपॉजिट हो जाता है और जब ये हमारा पूरा डिपॉजिट हो जाएगा तो देखो पहले क्या था इतना था, अब ये हमारा क्या होगा इतना पतला ये पूरा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है डायमीटर हमारे यहाँ पे पतला हो जाएगा और इस चक्कर में क्या कि अब जो ब्लड हमारा इधर से जा रहा है अगर वो इधर से आएगा तो बीपी हमारे यहाँ पे और ज़्यादा हाई होगा और इससे ब्लड की संख्या हमारी कम होगी, रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और ज़्यादा होगा। देखो मैंने ना अभी अभी आपको पूरा लॉन्ग कराया है यूनिट 1 से लेकर 5 तक का, तो इसीलिए वही पूरा दिमाग में आ रहा है। तो सॉल्यूशन आपको केवल फार्म ऐप पे मिल जाएगा, एक बार जाकर विजिट करना ना भूले, उसको बार देख लोगे ना आप आराम से पास हो जाओगे। तो ये बेसिकली करता है क्या कि ये प्लैग वगैरह यानी कि देखो इस तरह का पूरा प्लैग जनरेट हो जाएगा और ये क्या करेगा कि जो आपकी आर्टरीज है इनको नैरो यानी कि पतला कर देगा और हार्डनिंग यानी कि इस पर कड़क कर देगा, तो इससे क्या होगा ब्लड फ्लो आपका कम हो जाएगा। अब ये बेसिकली जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो गया यानी कि आपका मान लो सीएडी वगैरह हो गया और अगर ये मान लो हार्ट के अंदर हो जाता है तो ये मानो कि ये चीज़ जान तक ले सकती है और अगर स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचेगा अगर ये वहाँ पे हो जाता है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सबसे पहले हमारे जो आर्टेरियल वॉल होते हैं इसमें कहीं हल्का बहुत डैमेज होता है, हमारा कुछ रीजन है जो आप एंड वाले में देख लेना लॉन्ग वाली वीडियो में, फिर वहाँ पे लिपिड हमारा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और देन यहाँ पे फैटी प्लग यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम वो अटैक करेगा और यहाँ पे फॉर्म टाइप हमारा पूरा इस तरह का सेल फॉर्म बन जाएगी जिसको हम यहाँ पे प्लैग बोलेंगे और इससे क्या होगा देखो यहाँ पे ये पूरा प्लैग बन गया तो हमारी जो ब्लड वेसल है वो यहाँ पे पतली यानी कि नैरो हो गई है और इसी से जो ब्लड सप्लाई वो हमारी ऑर्गन के पास कम, यानी कि मान लो ये हमारी जो नली है अगर ये जिस भी हमारे ऑर्गन के पास होगी उस ऑर्गन के पास क्या ब्लड हमारा कम पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जगह हमारी कम हो चुकी है। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिया। देखो जो यूनिट 1 है ना, जैसे आपका यहाँ पूरा देखो सेल इंजरी एडेप्टेशन वाला आ रहा है, फिर इधर आपका पूरा इन्फ्लामेशन वाला पार्ट आ रहा है, तो इसमें ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इसीलिए यहाँ पे ज्यादा पार्ट कवर हो चुका है। और कितने लोगों ने यहाँ तक लगातार वीडियो देखी एक बार बता देना। बाकी अब आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में सेल इंजरी को डिफाइन करना है कि भाई क्या होती है एक्चुअल में, और इधर आपको इन्फ्लामेशन को डिफाइन करना है और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है डिजीज एंड डिसऑर्डर का ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अब अगर बात करें आगे के तो यहाँ से आपके 4 यूनिट आते हैं, यूनिट 2nd 3rd 4th 5th है, लेकिन ये जो 4 यूनिट है इसमें क्या चलेगा कि जो बेस आपने यहाँ पे पढ़ा है कि सेल इंजरी के बारे में इन्फ्लामेशन के बारे में वही सारा का सारा बेस यहाँ पे क्लियर होगा और इन चारों यूनिट के अंदर आपकी डिजीज आती है। और देखो डिजीज में मेनली हमको क्या पढ़ना होता है, यानी कि कोई भी मान लो बीमारी XYZ, जैसे मान लो यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस हो गया तो आखिर उसके कॉज क्या है, यानी कि आखिर वो हमको हो क्यों रही है, देन कैसे बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, देन अगर वो बॉडी में होगी तो उसको पहचानेंगे यानी कि क्या साइन एंड सिम्टम रहेंगे और एंड में उसकी वजह से और क्या नुकसान हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन। तो ये 4-5 बातें हैं जो मेनली हमको जो है हर एक डिजीज के बारे में करनी होगी। तो जब लॉन्ग में आएंगे तो आप ये सब करके आना और लॉन्ग के अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ सॉल्व करा रखा है। लेकिन अब क्या यहाँ होगा कि जो 2 मार्क्स है ना उनमें बेसिकली या तो आपका ये डिजीज है तो इन्हीं चारों में से किसी पार्ट के ऊपर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्टली जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कॉजेस के ऊपर आएगा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर साइन एंड सिम्टम के ऊपर, या पैथोजेनेसिस तो मेनली चलो हम समझा ही दूंगा मैं कि कैसे क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में यानी कि देखो लॉन्ग पैथोजेनेसिस आपको वही डिटेल वीडियो में लेके शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा आपको समझाता जाऊंगा कि एक आइडिया लग जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा कि आखिर ये डिजीज है वो हमको हो क्यों रही थी। तो यहाँ से हम जो है थोड़ा जल्दी जल्दी जो है हर एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ आता है डिफाइन हाइपरटेंशन देन राइट कॉज, ये सारी बातें आती हैं। देखो हाइपरटेंशन क्या होता है, अब जैसे नॉर्मल मान लो कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट यहाँ से क्या कर रहा है कि ये हमारा हार्ट का होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है कि जितना ब्लड होता है वो एओर्टा के थ्रू क्या करता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में क्या करता है भेजता है और पूरी बॉडी के हमारे हर एक सेल में पहुंचता है। तो ये भी वही काम हो रहा है, लेकिन ये क्या करता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको हमारी बॉडी के हर एक सेल्स के पास भेजाएगा और सेल्स क्या करेगा उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने ये एटीपी एनर्जी को पूरा फॉर्म करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेन जो वजन है हमारा, जो मेन काम है वो हमारा हार्ट के किस पे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे होता है। तो जब ये क्या कर रहा होता है कि जहाँ पे भेज रहा होता है, यानी कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड हमारा जा रहा होता है, तो जब ब्लड जाता है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी कि एक हमारी इस तरह की पाइप जैसी नली होती है उसके अंदर पूरा ब्लड हमारा बहता है। तो जब इसके अंदर पूरा ब्लड बह रहा होता है तो ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारी इन पे, यानी कि ये जो आपको दिख रही होंगी वॉल्स दिखती है, इन पे जाके प्रेशर लगाएगा। अब ऑब्वियसली बात है अगर मान लो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे तो मेरा कुछ प्रेशर जमीन पे लग रहा है, यानी कि जो टच होगा सरफेस वहाँ पे लगेगा। तो इनका क्या कि जब यहाँ पे टच होता है तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रेशर लगता है और इसी प्रेशर को हम यहाँ पे क्या है ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। और यही ब्लड प्रेशर जब हमारा नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हो जाता है उसी को हम यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, या इसी को हम यहाँ पे हाइपर टेंशन बोल देंगे। यानी कि यहाँ पे जो आपकी टेंशन है, यानी कि जो प्रेशर है वो यहाँ पे ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, इसी को हम यहाँ पे हाइपर टेंशन या फिर बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। और जो नॉर्मल आपने सुना होगा कि बीपी हाई है वो हमारे इसी कंडीशन में हो जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या होती है कि ये 2 टाइप का होता है, एक हमारा होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। अब देखो
सिस्टोलिक में क्या है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, यहाँ से ब्लड को पंप कर रहा है। देखो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड पूरा यहाँ जाता है, तो यहाँ से ना पूरी बॉडी में जा रहा है, और जब पूरी बॉडी में जा रहा है तो प्रेशर थोड़ा हाई लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रेशर रहता है 120 mmHg, और इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। यानी कि यहाँ बोल सकते हैं कि जब हार्ट हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब ब्लड हमारा आगे जा रहा है और लॉन्ग यानी कि पूरी बॉडी में जा रहा है, ये हमारा सिस्टोलिक हो गया। तो एक बार सिस्टोलिक हो गया। अब बाद में क्या होगा कि एक बार जब लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे खाली हो गया, उसने पूरे ब्लड को आगे यहाँ भेज दिया, तो अब क्या होगा बाद में कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा बढ़ता है, यानी कि इस तरह फूलेगा, दोबारा रिलैक्स होगा। तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे फूल रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे हार्ट है वो हमारा इस ब्लड है वो हमारा इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भरता है। तो उस टाइम यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे सिस्टोलिक बोलेंगे, यानी कि रिलैक्सेशन वाली कंडीशन है। तो जब ये रिलैक्स है तो यहाँ पे क्या कि ये प्रेशर हमारा लगा नहीं रहा है यहाँ पे, और जब प्रेशर नहीं लगाना तब भी तो कोई ना कोई तो प्रेशर रहेगा क्योंकि ब्लड तो बह रहा है। तो उस टाइम पे जो प्रेशर हमारे यहाँ पे लगता है उसको हम यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, और वो नॉर्मल हमारा कितना रहता है 80 mmHg रहता है, क्योंकि ये नॉर्मल है, हम यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, नॉर्मली हमारे ब्लड में बहता है। तो ये हमारा होता है डायस्टोलिक वाला। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो हमारा बीपी रहता है नॉर्मल वाला वो हमारा रहता है 120/80 mmHg, यानी कि ये हमारा रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे आगे अगर देखेंगे तो यही यानी कि जब ये लेवल है हमारा बढ़ता जाता है तो इसी को हम यहाँ पे क्या है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी या बोल सकते हैं हाइपरटेंशन बोलते रहते हैं। तो पहले क्या होता है कि एलिवेटेड कंडीशन आती है। अब एलिवेटेड में क्या होता है कि ये जो हमारा 120 वाला है ये मान लो कि हमारा 129 तक जाएगा, और ये हमारा 80 ही रहेगा यानी कि 80 से कम रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पे होता है एलिवेटेड बीपी वाला। उसके बाद क्या होता है कि अब ये हमारा आगे जाएगा तो ये हमारा मान लो कि 139 तक जाएगा, और ये हमारा अब 90 तक चला जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन कहलाता है कि हमारा बीपी बढ़ गया। इसके बाद क्या होता है कि अब ये हमारा जो है 190 से मान लेते हैं 150 यानी कि 160 तक करीब जाता है, और ये हमारा 100 होगा, ये हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक तरह से होगा, यानी कि 140 से ऊपर हो जाता है, यानी कि किसे 140 से ऊपर हो जाता है। और वहीं अगर ये मान लो हमारा 180/120 यानी कि जो हमारा ऊपर होता है सिस्टोलिक वाला वो अगर नॉर्मल हो गया, तो अगर 180/120 पे पहुंच गया तो इसको हम यहाँ पे हाइपरटेंशन क्राइसिस बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि तबाही आ चुकी है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया और इमीडिएट जो है कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, वरना बंदे के यहाँ पे डेथ तक हो सकती है। तो ये होता है कि बीपी हद से ज़्यादा हाई हो जाना। तो ये था पूरा हमारा बीपी के बारे में, यानी कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर रिमेन परसेंटली हाई, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है एक नॉर्मल लेवल से, और ये क्या करेगा हमारे हार्ट के रिस्क को, किडनी को, ब्रेन, लीवर इन सबको बढ़ावा दे सकता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा एसेंशियल हाइपरटेंशन, सेकेंडरी। अब देखो एसेंशियल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हाइपरटेंशन है, इसके कॉज हमको नहीं पता, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमको नॉट नोन कॉज यानी कि कॉजेज हमको नहीं पता है। लेकिन सेकेंडरी में क्या है कि मान लो कोई बीमारी है, जैसे मान लो किडनी खराब हो गई या कुछ और एथेरोस्क्लेरोसिस हो गए, तो उन सब वजह से हाइपरटेंशन है। तो हमारा सेकेंडरी यानी कि जिसकी वजह हमको पता है वो सेकेंडरी है, और जिसकी वजह हमको नहीं पता वो एसेंशियल, और मोस्टली हमारा यही होता है जिसकी वजह हमको नहीं पता होती है। अब कॉजेज के बारे में बात करें तो वही है यहाँ पे कि मोटापा एक रिस्क फैक्टर है, कि अगर मोटापा होगा तो हाई चांस है बीपी बढ़ने के। देन स्ट्रेस वगैरह कोई लेता है तब चांस है, या कोई साल्ट बहुत ज़्यादा लेता है तो इससे क्या होगा ना ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है यहाँ पे, तो तब ये चांस है। देन यहाँ पे किडनी डिजीज वगैरह है तो तब चांस है, और जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है, अगर मान लो पेरेंट्स वगैरह को तो तब ये हो सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स हमारे क्या रहेंगे, तो बेसिकली क्या करेगा कि हेडेक वगैरह अगर ये बढ़ जाता है तो सर में दर्द रहेगा, डिजीनेस एकदम घूमना घूमना अजीब सा लगेगा, थकावट वगैरह रहेगी, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड विजन यानी कि देखना समझना हमें थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये कंसेप्ट अगर एक बार आपको समझ आ गया हाइपरटेंशन वाला, तो आगे बहुत सारी बीमारी में जो है मेन कॉज होता है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। अब पैथोजेनेसिस वही है कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारे ब्लड वेसल्स है और ये पूरा हमारा ब्लड बह रहा है, तो जो ब्लड हमारा बह रहा है इसको एक तो ये बॉल रोक रही है यानी कि रजिस्ट कर रही है, और बीच में अगर मान लो कोई प्लैग वगैरह बन गया, जो मैंने आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताया, ये अगर बन गया तो ये भी हमारा रोकेगा। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारे ब्लड को एक तरह से रोक रही है उसको हम यहाँ पे क्या पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलेंगे, यानी कि जो हमारे ब्लड को क्या रजिस्ट कर रही है, रोक रही है। अब इसमें मोस्टली या तो हमारा ये आता है यानी कि ये पूरा हमारा प्लैग बन गया, या बीपी हमारा हाई हो गया, या यहाँ पे आता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल है वो इस तरह से नैरो हो जाती है। अगर नैरो होगी तो देखो पहले इतने में ब्लड बह रहा है तो भाई आराम से जाएगा, अब इतने में बहेगा तो यहाँ पे ब्लड कम होगा। लेकिन आपने एक बार नोटिस किया होगा, जैसे मान लो ये पाइप होता है, पाइप से पानी जाता है तो नॉर्मल जा रहा है, लेकिन अगर हम पाइप के नोजल को यहाँ से पतले से दबा देते हैं ना तो प्रेशर एकदम तेज हो जाता है। तो वही है कि अगर यहाँ पे ये पतला हो जाएगा मान लो, तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा ब्लड को कम जगह मिलेगी तो प्रेशर हमारे यहाँ पे बढ़ जाता है, और ये भी हमारा क्या कहता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जो हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन बीपी जो अमाउंट है ब्लड का वो कम होगा। तो इससे कार्डियक आउटपुट हमारे यानी कि हार्ट ट्राई करेगा, यानी कि जो हार्ट है वो ट्राई करेगा कि और जोर से यहाँ पे ब्लड को पंप करे, और जब और जोर से ट्राई करेगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या, क्योंकि जो तेज प्रेशर से निकाला वही तो हमारा बीपी था, तो क्या करेगा और प्रेशर यहाँ पे आगे बढ़ाएगा, तो जो हमारा सिस्टोलिक वाला है वो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या करेगा कि अब जैसे ये बढ़ना शुरू कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्या होगा ब्लड की कम है, तो इससे हमारी किडनी को जब ब्लड कम मिलेगा तो किडनी रास सिस्टम को पूरा एक्टिवेट कर देगी, और रास सिस्टम में यही काम करेगा कि वो हमारे बीपी को आगे बढ़ाता है। आगे समझेंगे कैसे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे सोडियम
सोडियम वाटर का रिटेंशन भी हमारा रास सिस्टम करता है, जो और ज्यादा हमारे बीपी को बढ़ा देता है। देन यहाँ पे हमारा आता है रोल ऑफ रास के बारे में। देखो रास फॉर हमारा होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये बेसिकली करता है क्या कि जैसे मान लो हमारी किडनी है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, किडनी सेंस करेगी कि ब्लड हमारा कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारा क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर हमारा सेंस करेगी, तो ये रेनिन को रिलीज करेगी। रेनिन क्या करेगा, एक सब्सटेंस हमारा होता है एंजियोटेंसिन, उसको कन्वर्ट कर देगी हमारी एंजियोटेंसिन 1 में, और देन ये हमारा एंजियोटेंसिन 1 यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो यहाँ पे हमारा एक एंजाइम लगता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि एसी एंजाइम। अब इसके बाद ये क्या करेगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, तो ये देन हमारा एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में जाएगा, और 2 हमारा आगे जाके बेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, यानी कि ये और ज्यादा हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो करेगा, पतला करेगा, और इससे बीपी हमारा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसको तो लग रहा था किडनी को बीपी कम है, तो इसलिए ये क्या करेगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा ना। और बीपी कम क्यों लगा, क्योंकि इसके बाद ब्लड हमारा कम आ रहा था। देन यहाँ पे एक और, यानी कि जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये हमारा इधर एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं, यानी कि जो हमारे इमरजेंसी ग्लैंड है। और ये जो एल्डोस्टेरोन है, इसका मेनली काम क्या होता है कि जो हमारा सोडियम और वाटर है, जो हमारे किडनी की तरफ बॉडी से बाहर जा रहा था, उसको रीअब्सॉर्ब करेंगे, यानी कि रोक के रखेगा। और जब ये हमारे ब्लड के अंदर रोकेंगे तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो और ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जगह तो इतनी है ना भाई, जो बेजो कंस्ट्रिक्शन है वो थोड़ी खत्म होगी। अगर आप ब्लड के लेवल को बढ़ा दोगे तो ये जगह तो उतनी है, तो ज्यादा ब्लड होगा तो और ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, बीपी हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमारे ब्लड वॉल्यूम क्या करेगा, बीपी को बढ़ाता है। रिजल्ट वही है कि हमारे यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। देन हमारे यहाँ पे आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट में क्या दिक्कत है कि हार्ट का मेनली काम क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि हार्ट का मेनली काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करेगा, पूरी बॉडी में भेजेगा, यही हमारा मेन काम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हार्ट है हमारा, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, और इसी कंडीशन को हम यहाँ पे हार्ट फेलियर बोल देते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो अपना काम नहीं कर पा रहा, और अगर अपने काम में फेल हो गया तो इसी को हम यहाँ पे हार्ट फेलियर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कंजेस्टिव वर्ड क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसमें क्या होगा, जब ब्लड आगे पंप नहीं कर पाएगा, यानी कि मान लो हार्ट की जो मसल्स वगैरह वो कमजोर हो गई, वीक हो गई, वो पंप नहीं कर पा रही, तो यहाँ पूरा फ्लूइड भर जाएगा। और जब वहाँ भर जाएगा तो ऊपर जो हमारा राइट एट्रियम है उसमें, सॉरी लेफ्ट एट्रियम है उसमें भर जाएगा, और इसमें फ्लूइड हमारा आता है लंग्स से, तो लंग्स के अंदर भी भर जाएगा। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हर तरफ हमारा फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ये एडिमा कॉज करेगा, यानी कि फ्लूइड आपका लंग्स के अंदर भर जाएगा, एल्वलाइज के अंदर भर जाएगा, और ये वाला पंप नहीं करेगा तो इधर से आपका इधर भर जाएगा, तो आपकी बॉडी के जो बाकी पार्ट हैं, जैसे आपके जैसे हाथ पैर हो गए, इनमें भर जाएगा, तो इनमें आपका जैसे स्वेलिंग हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि पूरी बॉडी में फ्लूइड हमारा डिपॉजिट होना, भरना शुरू हो जाएगा, और इसी चक्कर में क्या है कि इसको हम कंजेस्टिव बोलेंगे। यानी कि क्या हो सकता है कि ये हमारे हार्ट की एक तरह से वो कंडीशन होती है, हमारा हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड को, जो हमारी बॉडी को जरूरत है, और उसमें क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड की सप्लाई भी कम होगी, और हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और इसी कंडीशन में यहाँ पे CHF बोल देंगे। ये दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है लेफ्ट साइड वाला, एक होता है राइट। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, और राइट वाला क्या है कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर पा रहा। अगर लेफ्ट नहीं कर पाएगा तो लंग्स वगैरह में पानी भर जाएगा, और राइट नहीं कर पाएगा तो हमारी पूरी बॉडी में भर जाएगा, यानी कि जब लंग्स में भरता है तो पल्मोनरी एडिमा हो गया, और जब बॉडी में भरता है तो उसको पेरिफेरल एडिमा बोल देते हैं। देन यहाँ पे आता है कम मैकेनिज्म, बेसिकली क्या रहेगा, तो वही है कि CHF की किस्म एक तो हमारा रहता है कि बीपी अगर किसी का बहुत ज्यादा है, तो देखो बीपी क्या करता है मेनली कि जैसे हमारा हार्ट है, तो अगर ये बीपी बहुत हाई है तो हार्ट को क्या है, बार बार यहाँ से कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ा, ये कर रहा है, तो इससे ना हार्ट की जो मसल्स है वो कमजोर हो जाती है, और जब हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती है तो अगली बार क्या करेंगे, वो नॉर्मल रूप से जो ब्लड को पंप कर रही है वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि कमजोर हो गई है। फिर यहाँ पे वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, यानी कि क्या है कि मान लो हार्ट के जो मसल साइज है वो अगर बढ़ गए, तो हार्ट के मसल साइज बढ़ जाएगा, तब भी वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। और इसके बाद मान लो रास अगर एक्टिवेट हो गया, तो मैंने क्या बोला कि जब रास यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है तो रास क्या करता है, रास यहाँ पे सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, और इससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वही हमारा क्या करेगा, इधर उधर, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर, और जो हमारी बॉडी है इनके अंदर में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इसी को हम यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा बोल देंगे, और यही है कि सोडियम वाटर हमारा एक्यूमुलेट होगा। तो ये हमारा एक सिस्टम है जो क्या करेगा, CHF को बढ़ावा देता है। देन यहाँ पे एक हमारा टर्म आता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हार्ट फेलियर के बारे में, कि ये एक्चुअल में क्या होता है। देखो दो हमारी कंडीशन थी, यानी कि जब हमारा हार्ट क्या कर रहा था, ब्लड को पंप कर रहा था, यानी कि ब्लड को आगे भेज रहा था, तो उसको हम यहाँ पे फॉरवर्ड हार्ट फेलियर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता ब्लड को आगे बॉडी के पास में, और इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, बेसिकली जो हमारे ब्लड की सप्लाई है, यानी कि अगर ब्लड को पंप ही नहीं करेगा तो बॉडी के बाकी पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड की सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, और इससे हमारे ऑर्गन वगैरह में दिक्कत होगी, जैसे हमारा फैटिकनेस, वीकनेस हो गया, तो ये हमारा फॉरवर्ड हार्ट फेलियर हो गया। देन हमारे यहाँ पे आता है बैकवर्ड हार्ट फेलियर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो हमारा हार्ट है, अब ये हार्ट हमारा फेल हो गया, यानी कि हार्ट अपना पंप नहीं कर पा रहा। जब हार्ट हमारा फेल हो गया तो हार्ट के पीछे, यानी कि फेल हुए हार्ट के पीछे क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो मैंने सीधे बताया कि जब ये वहाँ पे पंप ही नहीं करेगा, और जब पंप नहीं करेगा तो इधर हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, इधर भरा है तो राइट और इसमें भरा हुआ है एट्रियम में, और जब इधर भरा है तो इधर हमारा लंग्स में भर जाएगा, इधर हमारा पूरी बॉडी में भर जाएगा, और यही एक्चुअल में पूरा फंडा हमारा बैकवर्ड हार्ट फेलियर कहलाता है। यानी कि फॉरवर्ड क्या है कि वो आगे भेज नहीं पा रहा, और बैकवर्ड क्या है
कि आगे जो भेज नहीं पा रहा, उसकी वजह से जो फ्लूइड है वो हमारा पूरा का पूरा बॉडी में भर जाता है, जैसे हमारा पल्मोनरी एडिमा हो गया या फिर स्वेलिंग इन लेग, यानी कि लेग वगैरह में स्वेलिंग हो जाती है। तो डिफरेंस वही है कि जो हमारा फॉरवर्ड फेलियर है वो क्या कि पुअर ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड हमारा आगे नहीं पहुंच पा रहा, और बैकवर्ड में क्या है कि हमारा ब्लड कंजेस्ट हो जाता है, यानी कि पूरा पीछे बढ़ जाता है। जो हमारा फॉरवर्ड वाला है इसमें क्या है कि हमारे जो ऑर्गन परफ्यूजन वगैरह है मेनली अफेक्ट हो जाएंगे, ऑर्गन नहीं पहुंचेगा, और जो बैकवर्ड है इसमें मेनली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा फॉरवर्ड है उसमें फैटिग यानी कि थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी, और जो बैकवर्ड है उसमें एडिमा वगैरह यानी कि मेनली क्या है पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो सीएचएफ में बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये पूरा हमारा भर जाता है तो आगे नहीं जाता, देखो यहाँ पे लंग्स वगैरह में पानी भर रहा है, और इधर हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा पेरिफेरल, अगर ये एरिया हमारा ब्लॉक हो गया तो इधर देखो पूरा पेरिफेरल और इन सब में पूरा हमारा पानी भरने लगता है। तो इसी तरह के जो नोट्स हैं जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये पूरा स्मार्ट तरीके से सारे नोट्स बनाए गए हैं, और इसमें इमेज वगैरह को मैंने ऐड किया है। इसका फायदा क्या होगा कि कम टाइम में आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो जैसे पूरी ब्लॉकेज है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छे सब कुछ समझ आएगा। तो ये इस तरह के पूरे नोट्स, यानी कि पूरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी का पूरा यूनिट 1 से लेके 5 तक का पूरा सॉल्यूशन, यानी कि जो आपके टॉप 10 क्वेश्चन है इनके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार है, और ये आपका तीसरे तक है। और जो यूनिट 1 से लेकर 3 तक का पार्ट है वो आपका यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लेकिन जो आपका सिर्फ यूनिट 4 और 5 है, और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका एड्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया, तो ये सब भी देखो यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से मैंने पूरा आपको पढ़ा रखा है। तो अगर आपको देखना हो, आप लोग केवल फार्मा ऐप में क्रैश कोर्स में एनरोल करके सारा का सारा डाटा एक ही जगह चेकआउट कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह सब वहीं पे देख सकते हो। और अगर आपको फ्री में देखना हो तो आपका यूनिट 1 से लेकर 3 तक का मतलब आधा पार्ट आपका जो है यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में। देखो एंजाइना पेक्टोरिस में बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मान लो हमारा हार्ट है, तो हार्ट को जैसे हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरह हमारे हार्ट को भी जरूरत है। तो हार्ट में ना जो हमारी कॉरोनरी आर्टरी होती है, ये क्या करती है, हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाती है। लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि ये जो हमारी आर्टरीज है इनमें ब्लॉकेज हो जाती है हमारे इसकी तरह, यानी कि जो प्लग वगैरह बन जाते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन यानी कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हमारे जो हार्ट की मसल्स है, यानी कि हार्ट अपना काम प्रॉपर नहीं करेगा, और जब ये बहुत ज्यादा कम होती है, जैसे मान लो ये पूरा है, तो अगर यहाँ पे ये टूट जाता है यानी कि रप्चर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इस तरह की ब्लॉकेज हो जाती है, तो पूरा ही ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो इन सब केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा हार्ट है उसको प्रॉपर मात्रा में ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और बिना ऑक्सीजन के जो हमारे सेल्स है वो यहाँ मरने लगते हैं, और इन्हीं सब चक्करों में एकदम भयंकर वाला दर्द शुरू होता है, यानी कि पेन शुरू होता है आपके लेफ्ट साइड से, और जो लेफ्ट साइड है यहाँ से चलते चलते पूरा आपके जॉ इन सब में पूरा फैल जाता है। और यही जो पेन होता है ना, इसको हम यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे, यानी कि एक तरह से क्रॉनिक पेन है, जो खतरनाक वाला, क्रॉनिक नहीं मतलब डेंजर पेन है। अब ये बेसिकली 3 टाइप का होगा। स्टेबल में क्या है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसकी वजह से हो रहा है, अनस्टेबल सबसे खतरनाक है, और ये अनस्टेबल वाला जो आपका आगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन है ना, वो रूप ले लेता है कि ये जो आपका प्लेग है, अगर ये मान लो रप्चर हो जाता है तो यहाँ पे ये टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो यहाँ पे जो ब्लड है वो क्या करेगा, प्लेग बनाएगा, सॉरी यहाँ पे क्लॉट बनाएगा, और जब क्लॉट यहाँ पे बन जाता है तो बची कुछ जगह हमारी कवर हो जाती है। इस चक्कर में ब्लड का पूरा ही सप्लाई ब्लॉक हो जाता है, और जब ब्लड पूरा रुक जाता है तो हार्ट हमारा इंस्टेंटली जो है मर सकता है, डेथ कर सकता है, सेल हमारे मर सकते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या अनस्टेबल एंजाइना बोलेंगे, और वेरिएंट में क्या होता है कि सिंपल ये सिकुड़ के हमारा ऐसा हो जाता है। तो ये पूरा हमारा एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में हो गया। अब ये मेनली हमारा क्यों होगा, जैसे कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहा है, एक्सरसाइज वगैरह, तब ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमारा ये बन चुका है तो ब्लड की सप्लाई कम है, अब कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो ब्लड की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो बॉडी तो फुलफिल नहीं कर पा रही इसकी वजह से, तो यहाँ पे जो है डेथ वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो इसमें सिंपली वही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्लीट ब्लॉकेज, यानी कि मैंने क्या बोला, यहाँ ये हमारे तरह का क्लॉट बन जाएगा, तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा। जो कंप्लीट ब्लॉकेज है हमारे यहाँ पे उस कॉर्नरी आर्टरी के, उस चीज की वजह से क्या होगा कि हार्ट की मसल को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और वो मर जाती है, यानी कि हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं, और उसी को हम यहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोल सकते हैं, या सिंपल बोले जाते हैं जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है इसी को हम यहाँ पे हार्ट अटैक बोल देते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस वही हमारी कि जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग है ना, वो हमारा फॉर्म हो जाता है कॉर्नरी आर्टरी में, इससे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई हमारी कम हो रही है, और यही अगर मान लो कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है, यही हमारा मायोकार्डियल इंफार्क्शन करेगा या टिश्यू डेथ करेगा। अब यहाँ पे हमारे 2 फर्क आते हैं, यानी कि एक हमारा आता है एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, और एक आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। देखो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जैसे हमारे जो फैटी प्लेग है ना, वो जनरेट हो जाता है हमारा आर्टरीज के अंदर में, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, और ये क्या करता है कि देखो ये हमारी बड़ी जगह और इसको नैरो कर देगा, तो ये जो नैरोनेस हो रही है यानी कि पतला हो जाता है, किसकी वजह से, हमारे प्लेग जनरेटर की वजह से, इसी को हम यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस बोल देंगे। और जो हमारा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो हमारी आर्टरीज वगैरह होती हैं, जैसे नॉर्मल दिख रही होगी, तो इनकी इलास्टिसिटी हमारी खो जाती है, और ये मान लो अगर नॉर्मल होगी, जैसे मान लो वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई, तो ये दोबारा हमारी रिवर्स अपनी कंडीशन में नहीं आ पा रही, क्योंकि एक तो इनकी जो इलास्टिसिटी है हमारी खो चुकी है, यानी कि लचीलापन होता है, और ये यहाँ पे हार्ड हो जाती है, और जब हार्ड हो जाती है तो भाई ये ऑटोमेटिक क्या होगी, हमारी ब्लॉक यानी कि पतली हो जाएंगे। अब ये मेनली एक तो हमारा एजिंग, यानी कि जैसे जैसे उम्र जाती है ना, ये ऑटोमेटिक भी हमारी होती रहती है, या किसी और कॉजेज की वजह से भी हमारी ऐसी हो सकती है। तो ये हमारा हो गया
आर्टियोस कर्सेस, यानी कि अगर इनके डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो हमारे एथियोस कर्सेस में बेसिकली फैटी प्लग हमारा फॉर्म हो जाएगा, और जो आर्टियो वाला है इसमें हार्डनिंग हमारी हो जाएगी, कड़क हो जाती है। देन एथियो में मेनली नैरो हो जाता है, लेकिन जो आर्टियोस में इलास्टिसिटी हमारी खो जाती है, तो वो दोबारा हमारे ऐसे नहीं कर पाता। देन लिपिड यहाँ पे जो आती है इसमें लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, और इसमें फिब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन होगा जो हमारा आर्टियो, यानी कि इसमें फिब्रोसिस यानी कि एक तरह से क्या पूरा सेल वगैरह हमारा चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है अस्थमा के बारे में। अब देखो अस्थमा में सिंपली हमारा क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारी ट्रैकिया है, यानी कि अगर मैं दिखाऊं ये आपका पूरा मान लो विंड पाइप है, तो ये ट्रैकिया है, तो हम जो भी सांस वगैरह लेते हैं वो हमारी इसी ट्रैकिया के थ्रू क्या होता है, एयर हमारी जाती है लंग्स के पास में और एल्वलाई के पास जाएगी, और वहां पे हमारी ऑक्सीजन पहुंचे, यानी कि जो सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन पहुंचेगी, और यही ऑक्सीजन क्या होगी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को लेगी और CO2 को वापस लेके छोड़ के जाती है। तो जो मेन रास्ता है ना एयर वे, जिसको रास्ता बोलेंगे हवा का रास्ता, वो हमारा ट्रैकिया होता है। तो जो अस्थमा है ना उसमें इसी ट्रैकिया में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसको हम यहाँ पे ब्रोंकाइटिस वगैरह बोल देते हैं। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा तो ये पूरा हमारे इन्फ्लाम, देखो नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन हमारी इस तरह की हो जाती है, और इससे हमारी पूरी विंड पाइप है यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जो एयर वगैरह हम लेते हैं वो यहाँ पे प्रॉपर आ नहीं पाएगी, और हम लोग को सांस वगैरह लेने में दिक्कत होगी। तो यही एक्चुअल में अस्थमा क्या है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है हमारी एयरवे की, जो बेसिकली क्या करेगा, लेकिन अस्थमा रिवर्सिबल है, यानी कि अगर हम यहाँ पे अस्थमा इनहेलर पंप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पे ठीक भी हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन या फिर सांस लेने में दिक्कत कॉज करेगा। अब ये मेनली जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसकी वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कि मान लो कुछ भी पोलन्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे मान लो दिक्कत हो गई है, अब कुछ भी पोलन या डस्ट या गंदगी कुछ भी आ रही है, आपने देखा होगा अस्थमा वालों को इन सबसे बहुत एलर्जी होती है, तो एकदम क्या होता है ना बहुत जल्दी यहाँ पे ये रिएक्शन यानी हाइपर सेंसिटिविटी होगी, और ये कंप्लीट हमारा ब्लॉकेज यानी कि म्यूकस इन्फ्लेमेशन बहुत होगा, और यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज होती है, इसीलिए सांस नहीं आती है। और फिर इंस्टेंटली हम यहाँ पे क्या साल्ब्यूटामॉल का जो अस्थमा इनहेलर पंप है उसको लेते हैं, और वो क्या करता है सिंपली कि इसको दोबारा डायलेट कर देगा, जिससे सांस लेने में हमको आसानी मिलती है। जैसे हमारा एलर्जिक अस्थमा हो गया या ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। अब इटियोलॉजी यानी कि क्या कॉजेज होते हैं, तो सबसे मेन होता है एलर्जी, यानी कि एलर्जी कॉज हो, या कोई डस्ट हो गया, या धुआं वगैरह हो गया, या जेनेटिक फैक्टर वगैरह से हो सकता है, या मान लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह हो गया। यानी कि फिजियोलॉजी वही है कि जो हमारा एयर वे है यानी कि जो रास्ता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, फिर इससे हमारी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन यानी कि नैरोनेस हो जाती है, और म्यूकस सीक्रेशन बहुत ज़्यादा आएगा, और इधर एयर में इडीमा या ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की तरह रुकावट वगैरह आ सकती है। देन यहाँ पे हमारा आता है COPD के बारे में। तो बोल सकते हैं कि ये इसी का एक बड़ा भाई होता है, और इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ये तो है यानी कि ये एयर वे तो हमारा है, लेकिन साथ में जो हमारे एल्वलाइज है ना इनमें भी दिक्कत हो जाती है। तो जो हमारा एयर वे होता है इसको हम ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, और जो एल्वलाइज वाला होता है इसको एम्फाइसेमा बोल देंगे। और ये दोनों कंडीशन मिल गई, यानी कि यहाँ पे क्या है देखो एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो हमारे एल्वलाइज है वो यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हमारी जो ब्रोंकी पूरी ट्रैकिया वो तो हमारी डैमेज हो जाती है। तो ये हमारी एक क्रॉनिक कंडीशन है जो हमारी ठीक नहीं होती है, बस इसको आप क्या कर सकते हो मैनेज कर सकते हो। और ये कब होती है, जब आपका परसिस्टेंट यानी कि लगातार जो आपका एयर फ्लो है वो रुकता रहेगा, और सांस लेने में लगातार दिक्कत होती जा रही है, यानी कि आपको मान लो स्मोकिंग से दिक्कत है लेकिन आप उसको रोक ही नहीं रहे हो, तो स्मोकिंग क्या करेगा धीरे धीरे आपके लंग्स वगैरह को, और आपके लंग्स डैमेज का मतलब क्या होता है कि आपके जो एल्वलाइज है ये डैमेज हो जाना, क्योंकि इन्हीं के स्ट्रक्चर से पूरे लंग्स हमारा बना हुआ है, यानी कि ये हो गए और ये हो गए, तो इन्हीं से पूरा स्ट्रक्चर लंग्स का बना हुआ है। तो अगर लंग डैमेज हो रहा है मतलब क्या कि आपका ये भी पूरा का पूरा यहाँ पे डैमेज हो रहा है, और इससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये मेनली हमारा वही है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा को कॉज करेगा। अब इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनेजमेंट होता है, तो भाई लगातार खांसी आएगी यानी कि क्रॉनिक कफ हो जाएगा, फिर ब्रीथ लेने सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ब्रीदिंग साउंड मतलब जब सांस लेते हैं तो CTC बजेगी, और यहाँ पे एक्सेस में म्यूकस प्रोड्यूस होगा। पैथोफिजियोलॉजी भैया कि यहाँ पे एयर जो इन्फ्लामेशन है वो क्रॉनिक हो जाता है, यानी कि लगातार होता रहता है। क्यों होगा, क्योंकि मान लो बार बार कोई स्मोकिंग कर रहा है लगातार कर रहा है, तो स्मोकिंग का जो धुआं है वो हमारी बॉडी के लिए क्या एक तरह से अननोन है, तो हमारी बॉडी वहाँ पे क्या भेजेगी भाई एंटी रिएक्शन होगी, तो वहाँ पे क्या इन्फ्लामेशन कॉज होगी, और इस तरह धीरे धीरे ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे खराब होने लगती हैं। यानी कि जो हमारे एयर सैक है यानी कि एल्वलाइज है गुच्छे हैं, यानी कि यही वो मेन फंडे जो हमारे क्या करते हैं ऑक्सीजन को यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सचेंज करते हैं हमारे ब्लड के साथ में, तो ये हमारे यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे, और इससे हमारा एयर फ्लो और गैस एक्सचेंज दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, और इसी में सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये हमारा COPD कहलाता है। अब इसके लिए दवाई वगैरह भैया कि हम यहाँ पे जो है ब्रोंको डायलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थोड़ी बहुत सांस लेने में हेल्प करेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक अस्थमा के बारे में। तो ये वही हमारा इंटरनल और एक्सट्रिक वाला होता है। तो इंटरनल बेसिकली हमारा जो है वो नॉन एलर्जी कॉज की वजह से होता है, यानी कि जो बॉडी के अंदर की चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है तब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकती है, या मान लो कोई इन्फेक्शन वगैरह आ गया, या मान लो कोई एक्सरसाइज बहुत करता है, तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वगैरह हो जाती है, लोड बन के हमको देखो यहाँ पे क्या है कि इसकी वजह से कम ऑक्सीजन मिल रही है, और जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, और वो जब फुलफिल नहीं होगी तब यहाँ पे अस्थमा वगैरह देखने को मिल जाता है। देन जो एक्सटर्नल वाला है ये बेसिकली जो एलर्जिक रिएक्शन हमारी होती है, जैसे मान लो कोई डस्ट आ गया, यानी कि कोई छींक मतलब एक तरह से होता है ना धूल मिट्टी आ गई, पोलन आ गई, स्मोक आ गया, तब जो एकदम छींक आती है जो नुकसान होता है वो हमारे यहाँ पे एक्सट्रिक्सिव वाला हो जाता है। अब ये मेनली जो बच्चों वगैरह है ना उनमें कॉज होता है हमारा एलर्जिक वाला अस्थमा, और ये नॉर्मल जो एडल्ट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पे इसके डिफरेंस के बारे में बात करें तो वही जो हमारा इंटरनल वाला है वो नॉन एलर्जिक होता है, और एक्सटर्नल वाला हमारा एलर्जिक होता है।
तो जो एक्सटर्नल वाला है उसमें बेसिकली क्या होता है कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि एलर्जी वाला है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है यानी कि आईजी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। वही इंटरनल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो डायरेक्टली हमारा इसके रिस्पॉन्स में काम करेगा यानी कि नॉन एलर्जिक होता है। देन जो एक्सटर्नल वाला है ये बेसिकली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो इंटरनल वाला है वो बेसिकली एडल्टहुड में आता है, यानी कि जो स्ट्रेस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारी किडनी है, तो किडनी के जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो यहाँ पे धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और एक हद ऐसी आएगी कि किडनी के सारे सेल डैमेज यानी कि नेफ्रॉन वगैरह डैमेज हो जाएंगे, और किडनी जो है अपना काम करना बंद कर देगी। जैसे हमने सीएचएफ में देखा था कि हमारा हार्ट अपना काम नहीं कर रहा, हार्ट फेलियर हो गया, तो यहाँ पे जो हमारी किडनी है अगर वो अपना काम नहीं करती तो उसको हम किडनी फेलियर बोल देंगे। अब ये हमारा एक्यूट एंड क्रॉनिक दो टाइप का हो सकता है। एक्यूट हम जानते हैं कि एक तो ये हमारा जल्दी होता है किडनी में, और दूसरा क्या है कि ये रिवर्सेबल है, यानी कि एक बार ये हमारा ठीक हो सकता है। यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर क्या है, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि एकदम कोई ऐसी चीज आ गई कि हमारा किडनी अपना काम करना बंद कर देगी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही जल्दी। जैसे मान लो कुछ हार्मफुल चीज आई और तुरंत ही काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये रिवर्सेबल है, यानी कि वैसे ही वो हमारा कोई नुकसान वाला पॉजिटिव इवेंट हटेगा, ये हमारा दोबारा से रिवर्स कंडीशन में आ जाएगा और अपनी किडनी जो है काम करना शुरू कर देगी। जैसे मान लो वो ड्रग इंड्यूस है, यानी कि कोई ड्रग की वजह से किडनी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। देन जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है ये बेसिकली ग्रेजुअल एंड परमानेंट लॉस ऑफ किडनी होता है, यानी कि धीरे धीरे कोई चीज हमारी अटैक कर रही है और फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो किडनी है उसके नेफ्रॉन वगैरह को डैमेज करना शुरू कर देगी ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम, और इससे क्या होगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा, यानी कि अब क्या होगा, नेफ्रॉन जैसे हमारे दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे, दोबारा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। और इस केस में भाई आपको बताया कि किडनी वगैरह दोबारा ट्रांसप्लांट ही करवानी पड़ती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, यानी कि जब बहुत ज़्यादा डायबिटीज वगैरह रहेगा तो वो हमारे किडनी को यहाँ पे डैमेज कर सकता है, हमारे नेफ्रॉन को डैमेज कर सकता है। डिफरेंस वही होता है कि जो एक्यूट वाला वो हमारा सडनली होता है और क्रॉनिक वाला हमारा स्लोली डेवलप होता है। एक्यूट वाला हमारा रिवर्सिबल होता है, लेकिन क्रॉनिक वाला हमारा इरिवर्सिबल होता है। और देन यहाँ पे हमारा जो एक्यूट वाला है इसमें ओलिगोयूरिया देखने मिलेगा, यानी कि लो यूरिन आउटपुट, यानी कि इनिशियल काम नहीं कर रहा है तो यूरिन बहुत ही कम यहाँ पे फॉर्म होगी। वाइल जो हमारा एक्यूट जो हमारा क्रॉनिक वाला है इसके अंदर में जैसे एनीमिया हो गया या बोन डिसऑर्डर हो गया, ये सब कॉमन देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है एक्यूट एंड क्रॉनिक फेलियर की कॉजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो कुछ बेसिक आइडिया हमने पढ़ लिया था, लेकिन अगर बात करें तो एक्यूट के बारे में मैंने बता दिया कि सडन एकदम डैमेज हो जाता है और रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक मतलब होता है सीवर डिहाइड्रेशन, यानी कि किसी में बहुत ज़्यादा पानी की अंदर की कमी हो जाती है, तो उस केस में कुछ बचेगा ही नहीं, तो किडनी काम कैसे करेगी, ब्लड ही नहीं होगा। देन यहाँ पे शॉक हो सकता है कि एकदम कोई ऐसी चीज़ मतलब अटैक वगैरह ये सब आ गया, या ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, या यहाँ पे ड्रग टॉक्सिटी कोई ड्रग वगैरह ने नुकसान कर दिया, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो ये हमारे एक्यूट के एक तरह से कॉजेस हो गए। बाकी पैथोजेनेसिस में वही है कि यहाँ पे जो किडनी है उसके बाद में ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाएगा, तो जो जीएफआर है यानी कि जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं ब्लड को फिल्टर करके यहाँ पे निकाल के हैं, तो हमारा ग्लोमरस फिल्ट्रेशन रेट है बहुत कम हो जाएगा, और जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये नुकसान है हमारा इसका। और क्रॉनिक बेसिकली प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन है, यानी कि धीरे धीरे ये लंबे टाइम तक पूरी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। अब इसका मेन रीजन हमारा होता है डायबिटीज मेलिटस की, इसकी वजह से हो सकता है। देन बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है तब ये हमारा हो सकता है। इसके अलावा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, किडनी में कोई और बीमारी हो गई, इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तब ये हो सकता है। बाकी यही है कि यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे हमारे जो नेफ्रॉन है वो यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद किडनी फंक्शन अपना धीरे धीरे पूरा कम कर देगा। इसके बाद यहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारी बॉडी है उसके अंदर टॉक्सिन वगैरह पूरे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है एनीमिया के बारे में और उसके वेरियस टाइप्स के बारे में। देखो एनीमिया का सिंबल मतलब क्या कि जैसे मान ली हमारी बॉडी है और बॉडी के अंदर हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड है ना वही हमारी बॉडी में सारे के सारे काम करता है। तो एनीमिया के केस में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसका लेवल यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या काम करता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें WBC जैसा होता है, तो उसमें एक हमारे प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल यानी कि RBC। तो देखो ये जो हमारे आरबीसी हैं इन्हीं के अंदर मेनली हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, देखो हीमोग्लोबिन एक तो हमारा हीम से मला होता है, यानी कि हमारा आयरन हो गया, और आयरन के 4 यहाँ पार्ट बने होंगे, और देन यहाँ पे ग्लोबिन हमारी होती है, बीटा ग्लोबिन की पूरी चेन होती है, और ये दोनों आपने पूरे इस तरह से कंबाइंड होता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन बचते हैं कि हमारे एक हीमोग्लोबिन के अंदर में 4 ऑक्सीजन के जो पार्ट है वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, और इस तरह यही जो हमारे पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जब भी हमारा टेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे ना हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाता है कि भाई हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। बाकी चीजों को थोड़ा कम ही देखा जाता है, बाकियों को अलग चीज में देखते हैं, जैसे आपका न्यूट्रोफिल बेसोफिल ये आता है। और इसीलिए जब सीबीसी की जांच कराते हैं ना तब आपके कंप्लीट ब्लड की जांच आती है, और हीमोग्लोबिन सिर्फ आपका मेन ये चीज को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एनीमिया हमारे एक्चुअल वो कंडीशन है जिसके अंदर मेनली जो हमारे आरबीसी या बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन है ना, इनकी कमी हो जाती है नॉर्मल लेवल से। अब इसका ना नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो जैसे अगर हम यहाँ देखें तो मान सकते हैं कि जो मेल है उनके अंदर लगभग जो है 13 से लेकर 17 तक पार्ट बोल सकते हैं, और वुमेन्स के अंदर
अंदर लगभग जो है 12 से लेकर 15 या 16 तक पार्ट बोल सकते हैं। तो ये कुछ एवरेज है, थोड़ा अगर करेक्ट कर लेना, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो हल्का ऊपर निकल जाता है तो आप बता देना इतना ही है, थोड़ा गड़बड़ है। तो अगर इससे कम लेवल हो जाता है तो यही हमारा क्या कहलाता है, एनीमिया बेसिकली कहलाता है। अब एग्जाम्पल जैसे हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी होता है, मेगालोब्लास्टिक होता है, हिमोलिटिक होता है, एप्लास्टिक होता है, देन हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है। अब यहाँ पे दो के बारे में बात करते हैं। पहले हमारा आता है आयरन डेफिशिएंसी वाला, देन हमारा आता है मेगालोब्लास्टिक वाला। देखो आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है, अब मैंने जैसे बता दिया कि हीमोग्लोबिन में पूरा हीम जो आयरन है और आयरन से ही मिलकर ये पूरा बना होता है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी यानी कि आयरन की कमी हो जाएगी तो उस चक्कर में हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। और जो आयरन की कमी की वजह से जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो उस हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आरबीसी कम होगा और हमारा ब्लड ओवरऑल कम होगा, तो इससे एनीमिया होगा। तो ये जो दिक्कत है ये हमारी कहलाती है आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि जब आयरन की कमी की वजह से होता है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप हमारा होता है जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी ये हो जाती है, लोग कम डाइट ले रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी होगी कि भाई ऊपर से जो आयरन है उसकी डाइट में आप लोग यहाँ पे कम ले रहे हो। तो इससे सिम्टम क्या होगा कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो वहाँ पे थकावट रहेगी यानी कि फैटिकनेस रहेगा। इसके बाद पेल स्किन यानी कि हल्की बहुत येलो हो जाएगी और कमजोरी वगैरह देखने को मिलेगी। बाकी जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है इसमें क्या होता है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे विटामिन B12 है और जो हमारा फॉलिक एसिड है उनकी यहाँ पे कमी हो जाती है। और जो हमारा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है वो बेसिकली क्या करते हैं कि जब आरबीसी हमारा बन जाता है तो उसकी मैच्योरेशन करते हैं कि उसको परफेक्ट जैसा होना चाहिए वैसा बनाते हैं। तो अगर इन दोनों की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो मेगालोब्लास्ट यानी कि जो ये हमारे नॉर्मल आरबीसी है ये बड़े बड़े हो जाते हैं थोड़े इस तरह के, जिसको हम मेगालोब्लास्ट बोल देते हैं। और इसीलिए इस पूरी एनीमिया का नाम क्या हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। सिम्टम जैसे हमारा इसमें थकावट बहुत रहेगी, ग्लोटिस वगैरह यानी कि टंग वगैरह में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, या यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे हमारा आता है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो नॉर्मल हमारी आरबीसी ऐसी होती है, लेकिन ये हमारे इस तरह की यानी कि सिकल सेल की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। और ये एक तरह से इनहेरिटेड होता है, यानी कि हमको पेरेंट्स के द्वारा यानी कि जेनेटिक रूप से ये ऊपर से देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी सिकल सेल हो जाएगी। अब ये करेगा क्या, तो मान लो ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, देखो ये क्या करेंगे, ये इस तरह से आपस में अटैच हो जाएंगे और अटैच होकर क्या कर सकते हैं कि ये पूरा हमारे ब्लड वेसल्स को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर ब्लॉक हो गया आपस में फंस के तो जो ब्लड है वो आगे बह नहीं पाएगा और इस ब्लड की कमी की वजह से हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये हमारे बाकी सेल्स को मार सकते हैं। तो ये इसीलिए हमारा थोड़ा डेंजर हो जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक आता है थैलेसेमिया वाला। तो ये भी हमारे एक इनहेरिटेड यानी कि जैसे हमारा सिकल सेल था उसी तरह हमारा थैलेसेमिया वाला है। और इसमें क्या होता है कि जो ग्लोबिन चेन है, अब जैसे मैंने क्या बोला कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें हीम होता है और ग्लोबिन की चेन होती है। तो जो थैलेसेमिया है इसमें जो हमारी बीटा ग्लोबिन चेन है वो यहाँ पे बनना कम हो जाती है। और अगर बीटा ग्लोबिन की चेन नहीं बनेगी तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी हमारा बनना कम हो जाएगा और इससे एनीमिया कॉज होगा। तो यहाँ पे जैसे बीटा हीमोग्लोबिन की चेन में कोई अल्ट्रेशन हो गया तो हमारा बीटा थैलेसेमिया हो गया। देन यहाँ पे हीमोफीलिया आता है। तो एक हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं उन सब की कमी हो जाएगी। तो इसका नुकसान क्या होगा, अब मान लो कि आगे आगे चल के कहीं कोई इंजरी वगैरह होती है, कहीं टूटता है तो हमारा ब्लीडिंग अब रुक नहीं पाएगा और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगेगी क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर उसको क्लॉट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा बॉडी के अंदर भी ब्लीडिंग होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा हीमोफीलिया ए हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, देखो नॉर्मली हम लोगों ने ये सुना है कि हम लोग रोटी वगैरह खाना बना जो भी खाते हैं हमारी बॉडी में एज अ बायोमोलिक्यूल्स की तरह जाएगा, यानी कि या तो हमारी बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में या लिपिड की फॉर्म में, देन जो हमारे प्रोटीन अमीनो एसिड है उनकी फॉर्म में हमारी एब्जॉर्ब होता है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना ये एक तरह से सबसे बड़ी इकाई है, तो ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ये ना टूटेगा। और ये टूटता किसकी फॉर्म में, जैसे हमारे ये स्टार्च इसको बोल देते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इस फॉर्म में टूटता है। तो ये सबसे छोटी इकाई हमारी होती है उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड और उसी को हम यहाँ पे ग्लूकोज बोल देते हैं। यानी कि अगर सिंपल देखा जाए तो जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं वो एट द एंड क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर में पहुंच जाता है। अब ये ग्लूकोज का काम क्या होता है, ये ग्लूकोज हमारा ब्लड के अंदर जब बह रहा है, जब तक बह रहा है, लेकिन फिर क्या करेगा ये हमारे सेल्स के अंदर जाएगा और सेल्स क्या करते हैं, सेल्स हमारे इन्हीं ग्लूकोज का इस्तेमाल करके क्या करेंगे अपने लिए ग्लाइकोलिसिस पाथवे चलाएंगे। और इसी ग्लाइकोलिसिस पाथवे से हमको क्या मिल रही थी, 8 एटीपी मिल रही थी, ये हमने देखा था। और एटीपी हमारी पूरी एनर्जी का रूप होती है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आपको क्या करना है, एटीपी की फुल फॉर्म बतानी है, मैंने शायद एक बार पहले पूछी थी तो कम बच्चों ने बताई थी, अभी जो है हर किसी को जो है एटीपी की फुल फॉर्म बतानी है और मेनली बताना है कि एटीपी एक्चुअल में हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एटीपी बनेगी, देन जो ग्लाइकोलिसिस है इसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट था, तो ये पायरुवेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या करेगा, रेप साइकिल टी से साइकिल में जाएगा और वहां लगभग वो जो है 22 से 24 एटीपी मिलेगी। और उसके बाद अगर ये बचा हुआ पूरा पार्ट है यानी कि जो एसिटाइल कोएंजाइम वाला पार्ट है यही आगे जाके हमारा फैट वगैरह बनाता है, वो फैट आगे जाके और एनर्जी बनाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सारा का सारा जो पार्ट है ना ये हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो हमको इससे देखने को मिलती है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, तो ये जो हमारा ग्लूकोज है ना ये हमारा सेल्स के पास जाना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी सेल जो है इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी बना रही है। तो ये सेल्स के पास जब जाता है तो यहाँ पे एक हमारा हार्मोन इंसुलिन हेल्प करता है और अकेला इंसुलिन ही वो हमारा बंदा है जो क्या करेगा, इन ग्लूकोज को क्या करेगा, सेल्स के पास पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। तो डायबिटीज मेलाइटिस वाले केस में क्या हो जाता है कि ये इंसुलिन या तो हमारा बनता नहीं है क्योंकि इंसुलिन को बनाता है हमारा पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो बनाते हैं, तो या तो हमारा
हमारा इंसुलिन बनेगा नहीं, या अगर मान लो इंसुलिन बन भी रहा है तो जो हमारा इंसुलिन है वो सेल्स के साथ में मिलकर रेजिस्टेंस होगी, यानी कि बहुत ही कम काम कर रहा है। तो दोनों ही सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज है वो बहुत ही कम हमारा सेल्स के पास जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस बोल देते हैं। यानी कि ये हमारा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमारा बढ़ जाता है, या तो हमारा इम्प्रॉपर एक्शन यानी कि इंसुलिन अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा इस वजह से, या फिर डेफिशिएंसी यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाती है इस वजह से, और ये मेनली हमारा जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इनके मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट डालेगा। ये दो टाइप का होता है, हमारा पहला होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 1 को हम यहाँ पे IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोल देते हैं, और टाइप 2 को हम यहाँ पे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, टाइप 1 में क्या है कि जो हमारा पेनक्रियाज है जो इंसुलिन को बना रहा है वो बनाना बंद कर देगा, और अगर नहीं बनेगा तो इंसुलिन नहीं है, और जब इंसुलिन नहीं है तो ये हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, इसीलिए इसको टाइप 1 बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। और जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे सेल्स है वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी कि इंसुलिन के साथ में इतना अच्छे से काम नहीं कर रहे, यानी कि इंसुलिन प्रेजेंट तो है लेकिन इंसुलिन का इफेक्ट हमें इतना अच्छा नहीं मिल रहा, तब जाके क्या हो रहा है हमारे ये नहीं हो रहा। तो इंसुलिन प्रेजेंट है, यानी कि ऐसी नहीं है कि इंसुलिन पे डिपेंड है, ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, बस रेजिस्टेंस हमारी क्रिएट हो गई इसलिए नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोल देते हैं। अब इसके क्या साइन सिमिलर होते हैं, तो ये हमारा मेनली जो डायबिटीज मेलाइटस है इसके इटियोलॉजी देखा था, देखो मैंने काम आपको बता दिया कि इसमें क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो एक तो ये जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, यानी कि अगर मान लो पेरेंट्स को किसी को होता है तब होने के बहुत चांस है, या इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापा से हो सकता है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट ये सब ले रहा है, या पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर यानी कि पैनक्रियाज में अगर कोई डिसऑर्डर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा पैनक्रियाज है वो इनफ इंसुलिन को नहीं बनाता है, देन यहाँ पे सेंट्रल यानी कि बहुत ही गंदी लाइफस्टाइल को यूज़ करें, यानी कि सड़ी हुई लाइफस्टाइल ले रहा है तब भी ये हो सकता है। अब अगर इसके सिम्टम के बारे में बात करें कि भाई अगर किसी को यहाँ पे डायबिटीज हो जाता है तो क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला हमारा आता है पॉलीयूरिया यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब आप लोगों ने वो बाबू भैया वाला डायलॉग सुना होगा, किडनी का बीमारी बहुत बुरा है रे बाबा, दिन में 10 बार पानी पियो 20 बार जाओ, तो ये मानो कि यहाँ पे बार बार जो है यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। देन यूरिनेशन जाना पड़ेगा, भूख भी लगेगी और आपको प्यास भी लगेगी, यानी कि थर्स्टी फील होगा, क्योंकि मेनली आपका क्या होगा कि जो सेल है ना उनके पास ग्लूकोज नहीं जा रहा, ब्लड के अंदर बेशक है लेकिन सेल के पास नहीं जा रहा, और जब सेल के पास नहीं जा रहा तो यही हमारी मेन दिक्कत होती है। देन यहाँ पे पॉलीडायरिया यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हंगर यानी कि भूख बहुत लगेगी, क्योंकि जब ग्लूकोज नहीं आएगा तो एनर्जी वगैरह हमारी कम बनेगी, और देन यहाँ पे वजन भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। बाकी पैथोजेनेसिस का देखा जाए कि भाई क्या कैसे है, तो सबसे पहले हमारे इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, यानी कि हमारे टाइप 1 में, या इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है यानी कि टाइप 2 में, और इन सबसे क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमारा ब्लड के यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और इसी में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट फैट बनाना डिस्टर्ब हो जाएगा, और यही हमारी क्या होगी, डायबिटीज जन्म ले लेगा। अब टाइप 1 टाइप 2 मैंने आपको बता दिया कि टाइप 1 में बेसिकली जो पैनक्रियाज के बीटा सेल है उनमें कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो इंसुलिन हमारा कम बनेगा, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ पीरियड तो कम बनेगा, और ये बेसिकली जो यंग बच्चे होते हैं ना उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे हमारे जुवेनाइल वाले डायबिटीज हो गया। और टाइप 2 में बेसिकली क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है, कि हमारे जो सेल्स है वो इंसुलिन को ले ही नहीं पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे हैं, और ये मोस्ट कॉमन है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइप 2 वाली होती है, और ये एडल्ट हो गए या जो ओबेस इंडिविजुअल हो गए, जो मोटापे वाले, उनमें ये देखने को मिलता है। बाकी डिफरेंस वही है कि इंसुलिन डिपेंडेंट है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये सडनली हो जाता है टाइप 1 है, यानी कि बचपन से ही अगर देखने को मिलेगा कि इंसुलिन नहीं बन रहा है, या बीटा जो पैनक्रियाज वो मतलब एक तरह डैमेज हो गया और यहाँ पे डायरेक्टली जो है इंसुलिन को लेना पड़ता है, और टाइप 2 डेवलप होता है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे हमारे रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। और यहाँ पे जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन यानी कि जो हमारे टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा है, जो पैनक्रियाटिक सेल है हमारे बीटा सेल्स है उनमें ये हमारी डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाती है, यानी कि पैनक्रियाज के, और इधर क्या होती है कि हमारी टाइप 2 में जो इंसुलिन है उसके रेजिस्टेंस जो है धीरे धीरे हमारी जनरेट होती है। तो ये हो गया हमारा पूरा डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। थोड़ा लॉन्ग अगर देखा जाए तो मैंने आपको इतना बता दिया कि अगर ये 7 नंबर में आ जाए ना तब भी आप लिख के आ जाओगे, इसीलिए बोलता हूँ कि 2 मार्क्स वाली भी आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसी बात पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो भाई लाइक कर देना, और 1 घंटा लगातार हो चुका है तो लगातार कौन लोग वीडियो को देख रहे हो, और 2x वाले कौन है भाई, ये लोग अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगा दो। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है ना उसकी अब नॉर्मल सिक्रीशन होती है, यानी कि देखो थायराइड क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड हमारा इस तरह का पूरा ग्लैंड होता है, यानी कि बटरफ्लाई जैसा, और इसका काम क्या होता है कि हमारे T3 T4 दो हार्मोन बनाता है, कैल्सीटोनिन को भी बनाता है जो कैल्शियम बनाने में हेल्प करेगा, हड्डियों वगैरह में पहुंचाता है। तो मेन हमारे T3 T4 होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में। तो अगर इनका अब नॉर्मल हो जाता है, यानी कि कम बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे, तब हमारी बॉडी में दिक्कत शुरू हो जाती है। तो यही हमारी कहलाती है थायराइड डिसऑर्डर। यानी कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारी ऐसी डिजीज है जिसमें जो हमारे थायराइड हार्मोन है वो अब नॉर्मल सीक्रेट हो रहे हैं, और इससे क्या होगा कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि इनका मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करना, हमारी बॉडी में ग्रोथ करना और बॉडी के फंक्शन करना, तो इन सब में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। अब ये 2 टाइप की होती है, पहली हमारी होती है हाइपर, दूसरी हमारी होती है हाइपो। अब हाइपर में क्या होती है कि ये वो कंडीशन है जब जो हमारे थायराइड हार्मोन है वो एक्सेस में बनना शुरू हो जाएगा, और इससे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे हमारा ग्रेव डिजीज हो गया। अब इसमें सिम्टम जैसे वेट यानी कि वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, फिर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर नर्वसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, या फिर एक्सेस स्वेटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। और इसी चक्कर में यहाँ पे बोल सकते हैं देन हमारा सेकंड आता है यहाँ पे
पे हाइपोथायरॉयड, इसमें क्या होता है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है इसका प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और इससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। और इसमें यानी कि जो हाइपो है, जब इतना याद रखना है कि जो हाइपर होता है यानी कि ज़्यादा वाला होता है उसमें वजन हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाती है, सब कुछ मेटाबोलाइज हो जाता है, तो आपकी बॉडी को कम माल पानी मिल पाता है। देन हाइपो में हमारा सिंपल क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, सॉरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाती है, इससे कुछ भी हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पे वजन अनयूजुअल बढ़ने लगता है जो हमको नहीं चाहिए। थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी और इसके बाद कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगी, यानी कि ठंड आपको बर्दाश्त नहीं होगी और उसके बाद ड्राई स्किन हो सकती है। बाकी यही जो हमारा हाइपो वाला केस है। चलो आप बताओ कि जो हमारे एक ना प्रॉब्लम होती है गोइटर, और गोइटर को घेंगा रहू बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो आयोडीन हमारा वो मेन फंडा है जो हमारा इनको यानी कि थायराइड हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। तो जो गोइटर है वो किसकी वजह से होगा, यानी कि हमारा हाइपर की कंडीशन में होगा या फिर हाइपो की कंडीशन में होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है राइट डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ना सेक्स हार्मोन प्रेजेंट है जो हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी को पूरा मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल वाला, दोनों को यहाँ पे ये बैलेंस और मेंटेन करते हैं। तो अगर यहाँ पे डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन है इनका इम्बेलेंस हो जाता है, यानी कि जो एस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्टेरोन हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गए, इनका लेवल यहाँ पे इम्बेलेंस हो जाता है और ये ओवरऑल करेंगे क्या, जो रिप्रोडक्टिव इफेक्ट है सिस्टम है उन सबको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे और सेक्चुअली जो कैरेक्टर है, क्योंकि वो भी इन्हीं हार्मोन की वजह से होते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लो हाइपोगोनाडिज्म है, तो इसमें क्या होगा कि जो सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, हाइपो मतलब कम हो जाएगा। देन यहाँ पे गायनेकोस्टोमी में इसमें क्या होगा, जो मेल ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आप लोगों ने कुछ लड़कों में देखा होगा, नॉर्मली हो जाता है। तो ये कंडीशन हमारी क्या होती है, गायनेकोस्टोमेटिक वजह से होती है और इनमें क्या होता है कि फीमेल के हार्मोन भी प्रेजेंट होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। देन यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, तो ये तो पीसीओएस के बारे में बहुत कॉमन आपने सुना होगा कि पूरा इम्बैलेंस बिगड़ जाता है, पीरियड्स मतलब अनयूजुअल कभी भी हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारी क्या फीमेल्स में बहुत कॉमन हो गई है और एक तरह से मान लो कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसका इलाज बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन यहाँ पे अगर इनकी गड़बड़ी होगी तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी कि बच्चे वगैरह पैदा नहीं होंगे, तो ये दिक्कत हो सकती है। बाकी सिम्टम वही है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ये क्या पीसीओएस वगैरह में हो सकते हैं। देन डिले प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी बहुत लेट आ रही है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी हो गई या फिर लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि वही है सेक्सुअल डिजायर वगैरह नहीं आ रही, उसको लॉस ऑफ लिबिडो बोल देते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है एपिलेप्सी के बारे में। तो एपिलेप्सी एक हमारा ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें बेसिकली सीजर्स आते हैं। अब सीजर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, तो बॉडी में क्या होगा, अनयूजुअल पूरी यहाँ पे एक्टिविटी होती है कि बॉडी में थरथराहट बनाने लगता है और एकदम झटका, जैसे बोलते हैं ना कि दौरा वगैरह पड़ रहा है, और ऐसे करके बंदा यहाँ पे जमीन पे गिर भी जाता है। और ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि देखो हंसी मजाक बहुत के लोग कर लेते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कितना सीरियस है। सोचो अगर कोई छत पर हो, सोचो कोई रेव पर हो, सोचो कहीं कोई घूम रहा हो, सोचो किसी नदी के किनारे हो, अगर ऐसा बाई चांस कभी हो जाए तो भाई बंदे की जान पर आ जाती है। या मान लो कोई कहीं पे गिरा, वॉशरूम वगैरह में गिर गया, तो भाई कितनी चीज़ें होती हैं, छोटी सी वॉशरूम होती है, कुछ सर में लग जाए, ये लग जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। इसीलिए ऐसे बंदों को बिल्कुल अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। और ये होता कैसे है, तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, अब ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, और न्यूरॉन्स का मेनली काम क्या होता है, हमारी बॉडी में पूरा एक्टिव करना। तो न्यूरॉन हमारा नॉर्मली काम नहीं कर रहा, न्यूरॉन के अंदर क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है। और जैसे हमारा रेस्टिंग मैग्नेट पोटेंशियल होता है -70 MV, जब कोई इंपल्स वगैरह आता है, जनरेट होगा तब करंट बनेगा तब आगे वाले न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, तो ये पूरा फंक्शन चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये अब नॉर्मल हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फायरिंग होने लगती है, एक्सेस में न्यूरॉन पूरे चलने लगता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि हमारा ब्रेन समझ ही नहीं पाता कि इतनी एक्टिविटी क्या है, और हमारा ब्रेन पूरी बॉडी में एक्टिविटी शो कर देगा, और इस तरह को पूरी बॉडी हमारी ऐसे थरथराना, पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ घूमना शुरू कर देगा, कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट होगी और बंदा एट द जहाँ पे गिर जाता है। तो यही हमारे यहाँ पे सीजर्स कहलाते हैं कि यहाँ पे दौरा वगैरह पड़ रहा है। एग्जांपल जैसे जनरलाइज सीजर हो गए या फिर पार्शियल सीजर वगैरह हो गए। अब इसकी कॉज जैसे मान लो किसी के ब्रेन में कोई चोट वगैरह लगी हो तब हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, या ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो सकता है, या सीएनएस इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। बाकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो यहाँ पे वही है कि जो न्यूरोनल डिस्चार्ज जो मैंने बताया वो अब नॉर्मल हो जाता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है, और जो न्यूरॉन्स है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लेवल में चले जाते हैं, और जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर है इनका इम्बैलेंस हो जाता है, या रिकरेंट सीजर बार बार आते रहते हैं। देन यहाँ पे क्या होगा, जनरलाइज एंड पार्शियल सीजर के बारे में। देखो जनरलाइज क्या है कि जैसे हमारे ये है पूरा का पूरा ब्रेन है, तो एक हमारे ये दो हेमिस्फीयर होते हैं। तो जो हमारे जनरल सीजर है इसमें क्या है कि जो एक्टिविटी है न्यूरॉन की वो दोनों हेमिस्फीयर में चले, यानी कि इधर उधर चल रही है। और ये बेसिकली स्टार्टिंग से, यानी कि क्या रहेगा कि जनरल इन्वॉल्व बोथ हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन फ्रॉम बिगिनिंग एंड यूजुअली कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और इससे हम लोग को होश नहीं रहेगा, बेहोश वगैरह हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे टॉनिक क्लॉनिक सीजर वाला हो गया। और पार्शियल में क्या होता है कि जैसे ये ब्रेन है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में जाके ये दिक्कत होगी, और उसी पार्ट की वजह से क्या होगा कि जो पार्ट से वो कनेक्टेड होगा वही हमारी बॉडी में दिक्कत होगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे बंदा होश में रहे, मतलब बंदे को ना हो, और कोई पर्टिकुलर जगह पे, जैसे
हमारा होता है फोकस है। इसमें क्या है कि जैसे एकदम मान लो कोई यहाँ बड़ा है, खड़ा है, तो एकदम पता भी नहीं चलेगा और एकदम जैसे होता है ना सुन्न हो जाता है बंदा, जिंदा है, होश में है, लेकिन एकदम ऐसे एक टक देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, किसी को घूर रहा है तो घूरे ही जा रहा है, और एकदम उसको पकड़ेंगे तो एकदम ऐसे कर रहा है, क्या हुआ भाई, एकदम मतलब होश में से आता है। तो ये हमारा क्या होता है, पार्शियल सीजर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस के बारे में बात करें तो जनरल हमारा पूरे ब्रेन में होता है, पार्शियल हमारे एक लोकलाइज एरिया में होगा, और जो हमारा जनरल है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन पार्शियल में हम होश में रहते हैं। लेकिन जनरल में क्या होगा, वाइड एक्सट्रीम सिम्टम है, यानी कि एक तरह से क्या है, पूरी बॉडी में एक तरह से हो रहा है, यानी कि पूरी बॉडी में सब हो सकता है, और पार्शियल एक लोकलाइज है, यानी कि एक लोकल एरिया में होता है। देन यहाँ पे हमारा आता है पार्किंसन डिसीज के बारे में। तो ये हमारी एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे जो न्यूरॉन्स है, जो हमारे पूरे ब्रेन वगैरह में प्रेजेंट है, वो यहाँ पे न्यूरॉन्स हमारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम यहाँ पे न्यूरो डीजनरेटिव बोलेंगे, यानी कि जनरेट को डिलीट करना एक तरह से, यानी कि डीजनरेट हो रहे हैं हमारे न्यूरॉन्स। और ये प्रोग्रेसिव है, यानी कि ऐसा नहीं होता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या करता है, हमारे डोपामिन को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। इससे डोपामिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब देखो नॉर्मली क्या चलता है, मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन में दो हमारे मेन न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प कर रहे हैं। एक हमारा होता है एसिटाइलकोलिन, जो क्या करता है, इसको मूवमेंट कराएगा, और एक हमारा होता है डोपामिन, जो इसको यहाँ पे रोकता है। तो नॉर्मली क्या चलता रहता है कि अगर हम चाहते हैं तो हमारे ये दोनों कंट्रोल में चल रहे हैं और मैं इसको मूवमेंट करा पा रहा हूँ। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली ये एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट यानी कि अल्टर करेंगे, काटते रहते हैं। तो अब मान लो अगर डोपामिन की कमी हो गई तो एसिटाइलकोलिन तो चल रहा है, और जब एसिटाइलकोलिन चलेगा तो यहाँ पे हमारी मूवमेंट होगी। और यही रीजन है कि मान लो अगर मेरा हाथ रेस्ट में है, तभी देखो हल्की बहुत जो है स्विंग यहाँ पे होती रहेगी। और यही जो है ना, इसी को हम यहाँ पे पार्किंसन डिसीज बोल देंगे, कि यहाँ पे क्या है कि आपका मूवमेंट वगैरह आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, और ये ओवरऑल आपका थोड़ा बहुत हमेशा जो है चलता रहता है। तो अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करें, जैसे आपका ट्रिमर हो गया, यानी कि वही ऐसे वाइब्रेट होना, झटके लगना, या मसल रिगिडिटी, कई बार क्या होता है मसल्स हमारे एकदम रिगिड हो जाते हैं, ठोस अकड़ जाते हैं। देन ब्रेडिकार्डिया, यानी कि मूवमेंट, यानी कि आप कोशिश करोगे बहुत ही स्लो मूवमेंट हो रहा है, या यहाँ पे पॉस्चुरल इनस्टेबिलिटी, यानी कि जो पॉस्चर आपका सीधा है वो आपका टेढ़ा हो सकता है। बाकी पैसे यहाँ से भैया कि यहाँ पे जो आपका सब स्टेंस या नाइग्रा वाला न्यूरॉन्स एरिया है, वहाँ पे हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारे यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये डैमेज होंगे तो यहाँ पे डोपामिन का लेवल कम होगा, और इससे हमारा डोपामिन और एसिटाइलकोलिन इन दोनों का इम्बैलेंस बन जाएगा, और इसकी वजह से जो मोटर कंट्रोल है, जो हमारा पूरा मूवमेंट जो हमारे हाथ में होता है, वो पूरा पूरा बिगड़ जाता है। देन यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट स्ट्रोक के बारे में, और इसकी पैथोलॉजी बतानी है। देखो स्ट्रोक क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा पूरा का पूरा ब्रेन है, तो यहाँ पे ब्रेन के पास भी हमारी ब्लड की सप्लाई हो रही है। तो ये ब्रेन के पास जो ब्लड की सप्लाई कर रही है, इन आर्टरीज वगैरह में बाई चांस मान लो अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, तो इस ब्रेन को क्या है, प्रॉपर हमारा ब्लड नहीं पहुंचेगा, और जब प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो यही हमारी क्या ब्लॉकेज कहलाती है। और इसी कंडीशन को हम यहाँ पे स्ट्रोक बोल देते हैं, यानी कि इट इज अ सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, यानी कि हमारे ब्रेन के फंक्शन का लॉस हो जाता है ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, यानी कि ब्लड जो हमारा ब्रेन है उसके पास जो ब्लड की सप्लाई आ रही है उसमें इंटरप्शन की रुकावट आ जाती है, तब हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो ब्रेन के न्यूरॉन ये सब काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पैरालिसिस तक हो सकता है, या न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे इस्कीमिया स्ट्रोक हो गया या हेमरेज हो गया। अब इसमें मेन रीजन होता है, एक होता है हाइपरटेंशन, यानी कि यहाँ पे क्या कि बहुत ज्यादा ये मतलब होता है, इसकी वजह से ये बस्ट तक हो जाते हैं, यानी कि फट जाती हैं, और ब्लड हमारा क्या इधर उधर फैल जाएगा, तो यहाँ पे नहीं मिल पाता। दूसरा हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो मैंने बोला कि ये ब्लड वेसल्स है, तो प्लेग जो इकट्ठा होता है, देखो हर बीमारी में ये हाल आ जाता है, तो ये प्लेग इकट्ठा हो जाता है, ये जनरेट कर सकता है। दूसरा होता है कि अब मान लो ये हमारा रप्चर हो जाता है, रप्चर हो गया तो यहाँ पे क्लॉट बन जाएगा, और ये कंप्लीट हमारी ब्लॉकेज हो गई, यानी कि ये हमारा प्लेग हो गया और ये हमारे यहाँ पे क्लॉट बन गया, और क्लॉट ने क्या किया, कंप्लीट ब्लॉकेज कर दिया। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, यानी कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन या फिर रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। पैथोफिजियोलॉजी वही है कि यहाँ पे क्या होगा, ब्लड की सप्लाई हमारे ब्रेन के लिए कम हो जाती है, ऑक्सीजन हमारा कम पहुंचेगा, तो न्यूरॉन जो हमारे न्यूरॉन्स उनमें इंजरी हो जाएगी, सेल डेथ कर जाएंगे, और ब्रेन अपना काम करना बंद कर देगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिप्रेशन के बारे में। अब देखो डिप्रेशन हमारा एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारा एक मूड डिसऑर्डर है, यानी कि जो हमारे मूड पे डिपेंड करता है। अब डिप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, तो ये तो भाई बहुत कॉमन लोग होता है डिप्रेशन में जा रहा है ये बोलते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि जो हमारा मूड है वो एकदम डाउन हो जाता है, हमारी बॉडी में एकदम सैडनेस, यानी कि हम पूरे सैड हो जाते हैं, यानी कि सैडनेस रहेगी, मूड बहुत कम रहेगा, और हर एक चीज़ में ना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि भाई मजा ही नहीं आएगा, कोई काम करने में मजा ही नहीं आएगा। कोई बोलेगा चल रहा है, नहीं मैं नहीं जा रहा, कोई बोलेगा तू ये लेगा, नहीं मैं नहीं। होता है ना हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होगा, उससे बोलोगे चल नीचे चल रहा है, नहीं तू चला जा, चल ये खाने चला है, नहीं तू चला जा, घूमने चलेगा, नहीं तू चला। मतलब उसको खुद किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, पर वो डिप्रेशन में नहीं होता, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में जब ये एक सीरियस केस में हो जाता है, यानी कि सीवियर कंडीशन में चला जाता है, जब आपकी सैडनेस हो जाएगी, लो मूड हो जाएगा, और इंटरेस्ट एकदम डेली एक्टिविटी में खत्म हो जाएगा, तो वही यहाँ पे डिप्रेशन वाली कंडीशन कहलाएगी। और ये बेसिकली आपके इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ को तबाह कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया। अब जिनको लग रहा होगा कि इंटरेस्ट कम डिसऑर्डर है, तो अच्छे मेन कॉज समझते हैं।
देखते हैं। मेन यहाँ पे होता है जेनेटिक, यानी कि क्या है कि जो जेनेटिक यानी कि ऊपर से अगर किसी में होगा तब आ सकता है, या स्ट्रेस कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है तब हो सकता है, या इसके अलावा जो न्यूरो का इंबैलेंस हो गया तब हो सकता है, या क्रॉनिक इलनेस वगैरह हो गया। अब किसी को डिप्रेशन है, ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि पता करना बहुत जरूरी है कि कोई मन से है या एक्चुअल में डिप्रेशन है। एक तो ये है कि सैडनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, दूसरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट हर चीज़ से खत्म होने लगेगा, तीसरा होता है स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि सोना खत्म हो गया, बोलते हैं ना मैं 3-4 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आती है, मुझे नींद ही नहीं आती है, तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया। या यहाँ पे फैटिग नहीं यानी कि थकावट वगैरह होगी, या मान लो सुसाइडल थॉट, अगर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो भाई पक्का जो है थोड़ा बहुत डिप्रेशन के लक्षण है, तुरंत जाओ और इलाज कराओ। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सिजोफ्रेनिया के बारे में। देखो ये भी हमारे एक क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर यानी कि हमारा मूड वाला ही डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा किसी को अनयूजुअल चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, या इमोशन या बिहेवियर, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी इमोशन है, जो हमारे बिहेवियर है, इन सब में क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। और ये एक तरह से जो रियलिटी है यानी कि जो सच्चाई है जो हमारी आंखों के सामने है, उसका परसेप्शन ही एक तरह से हमारा चेंज हो जाता है, यानी कि अफेक्ट हो जाता है। अब इसके साइन सिम्टम क्या है, तो एक हमारा होता है हेलुसिनेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कोई चीज़ एक्चुअल में जो प्रेजेंट नहीं है उसको देखना और सुनना शुरू कर देंगे, यानी कि हियरिंग और सीइंग थिंग नॉट प्रेजेंट। इसके अलावा डेल्यूजन यानी कि फास्ट बिलीव, आप गलत विश्वास पाल लेते हो कि वहां कोई तो है, वहां भूत है, वहां ये है, तो ये मान लेता है। चलो इसी बात पे ना पूछते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको एक्चुअल में लगता है कि भूत होते हैं और जिनको एक्चुअल में नहीं लगता कि भूत नहीं होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों ने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है, यानी कि आप लोगों ने सच में जो है कहीं पे भूत वगैरह देखे होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट लेके यार अपनी एक बार स्टोरी बताओ कि एक्चुअल में भूत वगैरह आपने देखे थे, क्योंकि अच्छा लगता है। अगर एक्चुअल में रियल में आपने सुना होगा तो काफी अच्छा लगेगा, समझेंगे कि होता है या नहीं होता है। देन यहाँ पे हमारे सोशल विड्रॉवल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोशली यानी कि आस पड़ोस के लोग हैं उनसे दूरी बना लेते हैं, और डिस्टर्ब स्पीच यानी कि बोलना मतलब जो स्पीच है ना वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। देन यहाँ पे वही होता है कि जो डोपामिन की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हो जाते हैं, और जो हमारा स्ट्रक्चरल ब्रेन है उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है, और जो थॉट प्रोसेस जो हम सोच समझ रहे हैं ना उसमें पूरा डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। देन यहाँ पे हमारा आता है अल्जाइमर डिजीज के बारे में। तो ये हमारा एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई बंदा आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र जाती रहती है तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारे जितने भी न्यूरॉन्स है, जो हमारी मेमोरी, क्योंकि देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जैसे मान लो ये हमारा एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ऐसे ही समझ लो यार, चलो कोई बात नहीं है। तो ये मान लो हमारे न्यूरॉन्स हो गए, तो हम ना न्यूरॉन्स आपस में सारे कनेक्ट होते हैं, और जब आपस में कनेक्ट होते हैं तभी सारी इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन से घूमेगी। तो अब क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स और ये हैं इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है, प्लेग जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जैसा हमारा ब्लड वेसल का ब्रेन में हो रहा था। और ये प्लेग हमारा होता है बीटा एमाइलॉइड प्लेग का, यानी कि यहाँ पे बीटा एमाइलॉइड हमारे यहाँ जमना शुरू हो जाएगा। और ये पूरा जमता रहता है, तो यहाँ पे जब ये बहुत ज्यादा, जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, तो इनके बीच में इस तरह का पूरा यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि न्यूरोफिब्रिल टेंगल पूरा जनरेट हो जाता है। और इससे क्या होगा, अब जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे कट हो जाएगा, और जब कट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें चीजें कनेक्ट नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते, हम भूलने लग जाते हैं। और यही एक्चुअल में अल्जाइमर डिसीज है, यानी कि अल्जाइमर का मतलब होता है डिमेंशिया, यानी कि हम जो है भूलने लग जाते हैं चीजों को, हम चीजों को याद नहीं रख जाते। और जब ये हमारा सीरियस केस में हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि एक्चुअल में अपने लोगों का नाम तक भूल जाते हैं। अब जैसे मैंने लॉन्ग वीडियो में बोला था कि आप जस्ट इमेजिन करो कि मान लो, आप लोग मत ही करो, मान लो कोई एक पर्सन है ये है, और इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया उसके पेरेंट्स ने, और अब मान लो किसी को अगर हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को उसका नाम याद नहीं रहे, भाई मौत आ जाए, ऐसा ना है भाई। लेकिन सोचो ना कि आपको पेरेंट्स आपको जानते ही नहीं है, पहचान ही नहीं रहे, क्या कैसे, तो कितना गंदा लगेगा। तो ये सब जो है अल्जाइमर वाली डिजीज में हो जाता है। तो हमारी प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करती रहती है, और इससे हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, और जो कॉग्निटिव फंक्शन है यानी कि जो सोचने में क्षमता है वो हमारी यहाँ कम हो जाती है। और ये मेरी जो एल्डरली इंडिविजुअल है उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे हमारे सेनाइल डिमेंशिया हो गया। अब इसके साइन सिम्टम वही है कि यहाँ पे मेमोरी लॉस यानी कि वही है याददाश्त खोना, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहना, यानी कि इवन यानी कि कुछ लोग तो बोलने में, कुछ लोग खाना खाने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि करना क्या है। देन बोलने में डिफिकल्टी हो गई, और बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब ये वही होता है कि जो मैंने बोला ब्रेन है, इन सबके बीच में आपका क्या होता है, बीटा एमाइलॉइड प्लेग यहाँ पे इस तरह के जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से जो न्यूरॉन्स है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह मेमोरी यानी कि एक तरह से क्या प्रोग्रेसिव ये सब खोता रहेगा, तो आपका सोचने की क्षमता और मेमोरी यहाँ पे लॉस हो जाती है। देन यहाँ पे हमारा आता है पेप्टिक अल्सर के बारे में। अब देखो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जैसे मान लो हमारा स्टमक है, ठीक है, तो बना देता हूँ पूरा का पूरा, थोड़ा ऐसे करें ना, तो मान लो स्टमक है, तो यहाँ पे हमारा एससीएल होता है। तो यहाँ पे 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक हमारा होता है अग्रेसिव वाला, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे खाने को पचाने में हेल्प करेगा, जैसे हमारा एससीएल हो गया, पेप्सिन हो गया, एसिड वगैरह बहुत ज्यादा। देन हमारे यहाँ पे होते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर, ये क्या करते हैं, जैसे हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं कि एससीएल हमारा डायरेक्टली यहाँ पे टच ना हो पाए, इससे हमको यहाँ बचाने में हेल्प करती है।
तो ये जो हमारे अल्सर है इसमें क्या होता है कि बस इनका उलट पलट हो जाता है, यानी कि जो हमारे एग्रेसिव फैक्टर है वो हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि या तो हमारा एचसीएल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर एचसीएल ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, हमारी स्किन को यहाँ डैमेज कर सकता है। अब अगर मान लो ये हमारी स्किन है और यहाँ पे म्यूकस हमारा हट गया और अगर एचसीएल टच होता है तो इसको जला देगा, और जब जला देगा तो ये जगह हमारी घाव हो जाएगी, घाव सा बन जाएगा, और इसी ओपन लीजन को, यानी कि क्या है, एक तरह का हमारा ओपन जो घाव होता है इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे अल्सर बोल देंगे, यानी कि एक तरह से ओपन सोर बोल सकते हैं, यानी कि घाव बोल सकते हैं। और ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो एक तो हमारा हो गया अग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा हो गया, एक हमारा क्या होता है कि जो डिफेंसिव है, यानी कि जो म्यूकस वगैरह है ये हमारी कम हो गई, डैमेज हो गई, और इसको कम डैमेज करने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन, या इसको एच बैक्टीरिया वगैरह बोल देंगे। तो ये हमारे इसको डैमेज करेगा जिससे ये पूरा हमारा कम हो जाता है। तो बहरहाल क्या बोल सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर हमारा ओपन सोर होता है जो फॉर्म हो जाता है हमारे स्टमक की लाइनिंग में या फिर ड्यूडनम वगैरह में ड्यू टू डैमेज बाई एसिड पेप्सिन, यानी कि हमारे एसिड पेप्सिन बढ़ जाते हैं जब इसको डैमेज कर सकते हैं। अब इसके बाद कॉजेज वही है कि हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को यहाँ पे कम करेगा, और जब कम करेगा तो एचसीएल अपना ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा। देन या एक्सेस एसिड बहुत ज़्यादा आ रहा है या कोई बहुत ज़्यादा नशेड्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जो नॉन एंटीबियोटिक जैसे आप पैरासिटामोल जैसे बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं ना, वो इनको डैमेज कर सकता है, या कुछ स्ट्रेस स्मोकिंग हो वो भी इनको डैमेज कर सकता है। अब वही है ये हमारी जो प्रोटेक्टिव म्यूकोजल बैरियर है इसको यहाँ पे डैमेज करेंगे, इससे हमारी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और ज़्यादा, मतलब मान लो ये बढ़ रही है, ये हमारा डैमेज हो रहा है, तो इससे हमारी जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है यहाँ पे इन्फ्लामेशन या इरोजन कॉज होगा और अल्सर यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाता है। देन यहाँ पे हमारा आता है आईबीडी के बारे में, यानी कि इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज के बारे में। ये एक हमारी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जो हमारी गैस्ट्रो जीआई ट्रैक्ट में हो जाती है, और ये बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन, यानी कि जैसे हमारे ये पूरा लार्ज वाला पार्ट हो गया, ये स्मॉल वाला हो गया, तो इन स्मॉल वाले पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगी, स्मॉल और लार्ज दोनों इधर इधर देखने को मिल जाती है। अब ये दो टाइप की होती है। अब जैसे ये जो हमारी लार्ज वाली है तो इस लार्ज में इस पूरे को हम यहाँ पे कॉलन बोल देते हैं। तो जो क्रॉन डिसीज है इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जीआई ट्रैक्ट का कोई भी जो पार्ट होगा वहाँ पे हमारा इन्फेक्शन हो सकता है, इसको हम यहाँ पे क्रॉन डिसीज बोलेंगे। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें क्या है कि जो हमारा कॉलन वाला पार्ट है, जो रेक्टम वाला पार्ट है स्पेशल, सिर्फ इसी पर्टिकुलर जगह पे अगर ये इन्फेक्शन होता है इसको हम यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलेंगे, यानी कि कॉलन वाले पार्ट में इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है। अब इसका मतलब अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द वगैरह हो गया, डायरिया देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा और रेक्टल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। और इसमें होता क्या है मेनली, तो जैसे मान लो ये हमारा एपिथेलियम यानी कि इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन की मान लो ये अंदर वाली पूरी हमारी इस तरह की होती है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हमारे ये बैक्टीरिया वगैरह आएगा और अटैच हो जाएगा, अटैच होगा, मल्टीप्लाई करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा पूरा तो हमारे जो बॉडी है, बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स भेजेगी और उसमें यहाँ पे फाइट होगी, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगी, और यही इन्फ्लामेशन हो सकती है। और यही अगर सीरियस केस में होता है जहाँ पे अल्सर वगैरह कॉज हो जाएगा, और उसी को हम यहाँ पे जो है आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज यहाँ पे एक्चुअल में बोल देंगे कि हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे डैमेज कॉज हो जाता है, हमारा इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर एक तरह से होता है कि इन्फ्लामेशन की वजह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंटिस एंड हेपेटाइटिस के बारे में। तो जॉइंटिस में सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो हमारी स्किन है तो आपने कई बार देखा होगा ना कि हमारी जो स्किन है वो पीली सी पड़ जाती है, और हमारी जो आंखें होती हैं, आंखों का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, स्कैलर वाला पार्ट, वो भी हमारा पीला पीला पड़ जाएगा, और जो अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी हमारी येलो हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जॉइंटिस हमारी बॉडी की एक्चुअल में वो कंडीशन है जब हमारी आंखें और हमारी जो स्किन है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन वो येलो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बिलिरुबिन है ना उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये हमें कब हो सकता है, एक हमारा होता है हीमोलिटिक जॉइंटिस, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। इसका मतलब क्या होता है, देखो हीमोलिटिक में क्या है कि जब हमारे आरबीसी है तो आरबीसी की नॉर्मल लाइफ साइकिल हमारी 120 से 25 दिन की होती है, तो जब ये नेचुरली हमारी टूटती है तो जब टूटेगा तो बेस्ट प्रोडक्ट में हमारा बिलिरुबिन बनाएगा, और ये बिलिरुबिन क्या होता है हमारे ब्लड में स्टोर होता रहेगा। तो जब ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो इसी को हम यहाँ पे जॉइंटिस बोलेंगे। सेकंड ऑब्स्ट्रक्टिव है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे वाइल हम आपको होता है लीवर वगैरह ये बनाता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और ये हमारा क्या होता है इंटेस्टाइन वगैरह रिलीज होता है। तो मान लो अगर इसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यानी कि हमारे ये कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, तो ये हमारे ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाकर ज्यादा हो जाता है, तभी इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस वगैरह बोल देंगे। अब हेपेटाइटिस क्या होता है, तो हेपेटाइटिस एक्चुअल में एक हमारा इन्फ्लामेशन है, यानी कि मान लो हमारा लीवर है तो लीवर में हमारा कोई वायरस की वजह से इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो लीवर के हेपेटोसाइट्स वाले सेल होते हैं ये हमारे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और इनिशियली क्या होगी, देखो सेल डैमेज हो गए तो सेल्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, यानी कि वहाँ पे स्कार फॉर्म होगा, जिसको हम यहाँ पे क्या है फिब्रोसिस बोल देंगे कि हमारे स्कार वगैरह चेंज हो रहा है। और अगर ये हमारा लगातार चलता रहेगा तो जो हमारे लीवर के परमानेंट सेल है, यानी कि लीवर के हमारे सेल है वो परमानेंटली चेंज वगैरह होना शुरू हो जाएंगे, और लीवर पूरा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे क्या है सिरोसिस बोल देंगे। अब देखो लीवर के अंदर कोई अलग से मशीन तो लगी नहीं होती है, लीवर के अंदर क्या होता है कि हमारा पूरा लीवर सेल से बना होता है, और ये जो हमारे सेल्स होते हैं ना यही एक्चुअल में क्या करते हैं, पूरा काम करते हैं। तो अगर ये सेल वगैरह यानी कि पूरा ये हमारा सेल वगैरह डैमेज होगा तो लीवर भी अपना काम करना बंद कर देगा, और अगर हमारे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, देखो पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, पूरी बॉडी का एक तरह से क्या है सफाई कर रहा है हमारा लीवर है। देखो ब्लड को कर रहा है केवल हमारा कौन, किडनी, लेकिन पूरी बॉडी के जितने भी ड्रग्स है हर कुछ आ रहा है उसको सबको इनएक्टिवेट कर रहा है, मेटाबोलाइज कौन करता है, लीवर करता है। तो अगर लीवर में दिक्कत होगी तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। और जो हेपेटाइटिस है इसमें मेनली ये वायरस वगैरह क्या करता है, हमारे इन्हीं सेल को यहाँ पे डैमेज करके इस तरह का सिरोसिस वगैरह कंडीशन में ला सकती है, और इससे हमारे लीवर का जो नॉर्मल फंक्शन है वो हमारा अफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा वायरल हेपेटाइटिस हो गया। अब ये हमारा बेसिकली 5 टाइप का होता है, टाइप A B C D, यानी कि हेपेटाइटिस A
बी सी डी ई, और इसमें जो बेसिकली आपका बी वाला होता है वो डीएनए वायरस होता है। इसके अलावा जितने भी आपके होते हैं वो सारे के सारे आपके सिंगल स्ट्रैंड वाले आरएनए वायरस होते हैं। और जो आपका हेपेटाइटिस बी और सी है यही आपका मोस्ट कॉमन होता है, इसको थोड़ा डेंजर भी मान देते हैं। और इसीलिए यहाँ पे आता है आपका हेपेटाइटिस बी एंड सी के बारे में। तो ये दोनों के दोनों आपके एक वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो मेनली ऐसे होंगे जो आपके लीवर सेल है उनमें डैमेज या इन्फ्लामेशन होती है। अब जैसे मान लो ये लीवर है, लीवर का मान लो ये सेल है, अब कोई भी यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे अटैक करेगा तो लीवर के सेल क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब डैमेज होंगे, तो इनको बचाने के लिए यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल आएंगे। तो इन्फ्लामेटरी सेल आएंगे तो इसको मार तो देंगे, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगी और वो इन्फ्लामेशन से हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह पूरा बदल जाता है इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन भी हो रही है और लीवर सेल हमारे डैमेज हो रही है। और अगर ये मान लो आगे चलता रहता है कि वायरस अगर हमारा नहीं हटता है तो ये क्या करेगा, क्रॉनिक लीवर डिसीज करेगा। और जो सिरोसिस मैंने बोला कि परमानेंट यहाँ पे स्कार वगैरह आ जाता है और लीवर के जो सेल्स है परमानेंटली चेंज हो जाते हैं और इससे लीवर अपना काम वगैरह नहीं करेगा। अब वही यहाँ पे कि सबसे पहले जो हमारा वायरस है वो लीवर सेल में एंट्री करेगा, फिर यहाँ पे जो इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन है यानी कि जो हमारे हेपेटोसाइट वगैरह है वहाँ पे इम्यून सेल्स हमारे जाएंगे और वो क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि इनको मारना शुरू करेंगे। उस चक्कर में हमारे इम्यून के सेल यानी कि लीवर के हेपेटोसाइट वाले सेल भी डैमेज होंगे, इससे लीवर में इन्फ्लामेशन होगी और नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ भी हो सकती है। और यही हमारे स्टार्टिंग में फेब्रोसिस जो मैंने बोला कि थोड़े थोड़े चेंज होंगे और ये आगे जाता जाता है तो सिरोसिस हो जाएगा यानी कि क्रॉनिक स्टेज में कि हमारे जो लीवर है उसका सेल परमानेंटली चेंज हो जाएगा। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, एक तो हमारा लीवर फेल हो सकता है, लीवर के सेल सारे अपने चेंज हो सकते हैं, देन यहाँ पे हेपेटोसेलुलर यानी कि लीवर कैंसर भी हो सकता है। और अगर यही आगे जाता है तो हमारे ब्रेन वगैरह में भी दिक्कत करेगा, क्योंकि अगर लीवर में कोई दिक्कत होगी तो ब्रेन में दिक्कत होगी और आगे जाके हमारे सारे के सारे जो है ऑर्गन फेल वगैरह हो सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में। तो यहाँ पे देखो अल्कोहलिक नाम से क्या समझ आ रहा है कि मान लो अगर कोई पर्सन है और वो जरूरत से ज़्यादा क्या कर रहा है, जरूरत से ज़्यादा ही अल्कोहल मतलब ड्रिंक करता जा रहा है तो एक मोमेंट पे आएगा कि अल्कोहल क्या करेगा। देखो अल्कोहल क्या होता है, नॉर्मली जब हमारा लीवर क्या करता है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड में, और ये एसिटाल्डिहाइड थोड़ा सा डेंजर होता है जो क्या होता है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा लीवर ना एक लिमिट तक काम करेगा और इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पे कोई एक्सेस क्वांटिटी में अल्कोहल को कंजप्ट कर रहा है, लेता जा रहा है, तो लीवर कब तक करेगा और लीवर के अंदर जो है स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और इसी को हम यहाँ पे फैटी बोल देते हैं कि जब ये हमारा पूरा स्टोर होता रहता है तो हमारा फैटी लीवर हो जाएगा। और इसको लगातार फिर भी करते रहोगे तो लीवर के अंदर ये पूरा सिरोसिस हो जाएगा, जो मैंने बोला कि डैमेज हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फिब्रोसिस हो जाएगा यानी कि लीवर के सेल हमारे चेंज होंगे। और फिर भी अगर कोई अल्कोहल पीता रहेगा तो यही हमारे आगे जाके क्या करेगा, सिरोसिस करेगा यानी कि हमारे लीवर के सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे और वहाँ में हमारा लीवर फेल हो जाएगा यानी कि लीवर अपना काम करना बंद कर देगा, लीवर हमारा डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, अल्कोहलिक लीवर एक लीवर डैमेज होता है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्ट की वजह से कोई लंबे टाइम तक पीता है तो यहाँ पे लीवर हमारा डैमेज हो जाता है। ये बेसिकली हमारे जो नॉर्मल लीवर है उसका स्ट्रक्चर फंक्शन को बदल देता है। एग्जांपल जैसे मैंने बोला फैटिक लीवर हो गया यानी कि ये होगा। देन यहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है यानी कि हेपेटाइटिस की वजह से ये पूरा हो सकता है। देन यहाँ पे लीवर सिरोसिस यानी कि परमानेंट लीवर के स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो सकते हैं और डैमेज हो सकता है। देन यहाँ पैथोफिजियोलॉजी बात करें तो वही है कि आपका जो फैट है वो लीवर के अंदर स्टोर होगा, देन इन्फ्लामेशन वगैरह होगी लीवर सेल में और फिब्रोसिस होगी, सिरोसिस होगी और लीवर अपना काम करना बंद कर देगा और एंड में लीवर हमारा फेल हो जाएगा। सिम्टम वही है कि जॉइंटिस यानी कि पीला पीला पूरा देखेगा, क्योंकि लीवर क्या करेगा, यहाँ पे बिलिरुबिन है उसको पूरा मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा तो ये पूरा आपका स्टोर हो जाएगा ब्लड के अंदर में और जॉइंट यानी कि पीलापन दिखेगा। देन कमजोरी फैटिकनेस दिखेगी, एब्डोमिनल स्वेलिंग दिखेगी और भूख ना लगना दिखेगा। देन यहाँ पे हमारा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक हमारी क्रॉनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे बना देता हूँ, मान लो ये आपका एक जॉइंट हो गया पूरा, ये जॉइंट हो गया। अब ये आपका साइनोवियल पूरा जॉइंट है और यहाँ पे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई और ये पूरा सिस्टम है और यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे कॉज आते हैं जो क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी है तो इसकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इम्यूनिटी के सेल हमारे आएंगे अटैक करने, तो उनको ना ये लगता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारी नहीं है और इस पर क्या करेंगे, अटैक करना शुरू करेंगे। और जब अटैक करना शुरू करेंगे तो इसको डैमेज करना शुरू करेंगे और इससे क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगी। और जब यहाँ इन्फ्लामेशन कॉज होगी तो और ज़्यादा हमारा फ्लूइड आएगा और वो भी यहाँ पे पूरा डैमेज होगा। और इससे क्या होगा कि अब जो हमारे यहाँ कार्टिलेज लगा होता है वो भी डैमेज होना शुरू होगा और इस करके क्या होगा कि देखो पूरा हमारे जो अच्छा खासा जॉइंट अभी मैंने बनाया था वो पूरा डैमेज हो जाएगा और इससे हमारी मूवमेंट वगैरह में दिक्कत होगी और यहाँ पे खतरनाक वाला दर्द भी हमारा होना शुरू हो जाता है। तो यही हमारा यहाँ पे कहलाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि ये हमारी एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जो बेसिकली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना उनको अफेक्ट करेगी। अब ये क्या करेगी, पेन को कॉज करेगी यानी कि दर्द वगैरह होगा, स्वेलिंग वगैरह होगी और हमारे जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होगा यानी कि अगर ये आगे जाता रहता है तो जॉइंट डिफॉर्म हो जाएंगे यानी कि जॉइंट हमारे डैमेज हो जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारा ऑटो इम्यून आर्थराइटिस हो गया। अब इसके सिम्टम देखे जाए तो मेनली वही है कि जॉइंट पेन होगा, इसके अलावा मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि सुबह पूरा अकड़न बन रहेगी, देन जॉइंट की स्वेलिंग रहेगी और जो जॉइंट मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बाकी पैथोफिजियोलॉजी वही है कि जो हमारे ऑटो इम्यून
इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है वो अगेन यानी कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसके अगेंस्ट में काम करेगी और जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कर देगी। इससे कार्टिलेज और जो बोन है वो यहाँ पे धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और जॉइंट डिफॉर्मिटी हमारे यहाँ पे डेवलप हो जाती है, यानी कि दर्द वगैरह पेन ये सब तो होता ही रहेगा। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट के बारे में, और ये भी हमारा बोन का ही डिसऑर्डर होता है। देखो इसमें नॉर्मली क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी जो हड्डियां है ना वो खोखली हो जाती है। कैसे, देखो नॉर्मल हमारी बोन है तो ये पूरे बोन का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे दो टाइप के हमारे सेल होते हैं, एक हमारा होता है ऑस्टियोस्लास्ट और एक हमारा होता है ऑस्टियोब्लास्ट। अब देखो ऑस्टियोस्लास्ट क्या करता है, जैसे मान लो ये हमारी बोन है तो इसके अंदर से रीअब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जो कैल्शियम वगैरह से बना होता है तो इसके अंदर का जो कैल्शियम है उसको हमारी बॉडी को देने का ये काम करेगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारी बोन जो है वो धीरे धीरे खोखली होना शुरू हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि अंदर का ठोसपन कम हो जाएगा और इससे क्या होगा कि हमारी बोन यहाँ पे धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है कि वो नया नया यहाँ पे एब्जॉर्ब करके यानी कि नई नई हमारी बोन बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह ये दोनों के दोनों यहाँ पे काम करते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि इन दोनों का इम्बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि ऑस्टियोस्लास्ट ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट कम अच्छे से काम करेगा। और इस चक्कर में क्या होगा कि अब जो हमारे नॉर्मल ये सेल आपको दिख रहे होंगे, जो हमारी बोन है ये कमजोर होना शुरू हो जाएंगे और एक तरह से खोखली होना शुरू हो जाएगी। तो यही कंडीशन हमारे यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है, यानी कि ये बोन डिसीज है जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो बोन मास है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है और बोन की स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। और इससे क्या है कि अगर कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो फ्रैक्चर यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या यहाँ पे हिप फ्रैक्चर वगैरह बोलता है, ये हो सकता है। अब पोस्ट मीनोपॉजल क्या होता है, अब जैसे मान लो जो लेडीज है उनके अंदर जो पीरियड्स वगैरह आते हैं ना, जो लास्ट पीरियड आता है, यानी कि उसके बाद अब पीरियड जिंदगी में जो खत्म हो जाते हैं, तो लास्ट पीरियड जो है उसके 12 महीने के बाद से क्या होता है, उनके अंदर ईस्ट्रोजन वगैरह इन हार्मोन की कमी हो जाती है और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से भी जो है हड्डियां हमारी खोखली होना शुरू हो जाती हैं और ये हमारी कंडीशन एक तरह से ये कहलाती है। देन यहाँ पे हमारा आता है नेट गाउट के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा प्यूरिन की डाइट लेता है, तो प्यूरिन हमारे, अगर आपको याद होगा डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो नाइट्रोजन बेचते हैं उसमें हमारा प्यूरिन पेम्पलेन आता है। तो जो प्यूरिन है ना उसके बारे में बात करते हैं, जब वो डिग्रेड हमारा होता है, तो जैसे मान लो ये हमारी बोन है तो बोन के जैसे हमारा ब्लड मान लो, तो ब्लड के अंदर क्या है ना यूरिक एसिड को छोड़ता है और हमारी किडनी क्या करता है, यूरिक को बाहर निकालता है। तो जब यूरिक एसिड हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, मान लो ज्यादा डाइट ले रहे हो या बाहर नहीं जा रहा, तो इस चक्कर में ये हमारा यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है और इसी यूरेट क्रिस्टल के जो मोनोसोडियम वाले यूरेट क्रिस्टल है वो हमारे ज्वाइंट के यहाँ पे आके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब यहाँ पे आके देखो निडल की तरह पूरा आ जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करकराहट होती है और हमारी बॉडी को क्या है कि ये अलग से आया है, तो यहाँ पे हमारे इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे बहुत ही भयंकर वाला हमारा पेन होता है, जिसको हम गॉट अटैक भी बोल देते हैं। तो यही जो पूरा फिनोमेना है इसको हम यहाँ पे गॉट बोल देते हैं, यानी कि ये भी हमारे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो बेसिकली हमारे यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से होता है, यानी कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं और इससे इन्फ्लामेशन होगा और पेन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे हमारे गाउटी आर्थराइटिस हो गया। तो यहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, ये हमारे डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि यूरिक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये क्रिस्टल हमारे जॉइंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी और यहाँ पे जॉइंट पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे हमारा आता है कैंसर के बारे में। देखो कैंसर हमारे एक अनकंट्रोल अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉडी का हमारा नॉर्मल सेल है, अब कुछ हमारे कार्सियोजेंस वगैरह यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो इस नॉर्मल सेल को, जैसे मान लो हमारे नॉर्मल सेल है तो यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे ना ऑन्को सप्रेशन वाले जीन होते हैं और एक ऑन्को जनरेशन वाले जीन होते हैं, स्टिमुलेशन वाले जीन होते हैं, जिसको प्रोटो ऑन्को जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्को जीन। और ये नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारे जो भी नॉर्मल सेल अब नॉर्मल सेल वगैरह होती है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो हमारे कार्सिनोजेंस वगैरह आते हैं या रेडिएशन आते हैं, ऐसी कुछ चीज़ आती हैं जो कैंसर कॉज कर सकती हैं, जैसे मान लो माइक्रोप्लास्टिक हो गई या कोई रेडिएशन हो गया। तो ये सब क्या करेंगे कि हमारे जो डीएनए है यानी कि जो नॉर्मल सेल है उसके डीएनए को यहाँ पे म्यूटेट करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे और उससे हमारे जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो हमारे सिर्फ ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये क्या करेंगे, अब जो हमारे सेल इसको अब नॉर्मल ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं और जो ऑन्को सप्रेशन जीन है वो हमारे खत्म हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो नॉर्मल अपोप्टोसिस हो रहा था, जो हमारा सेल की ग्रोथ रुक रही थी वो रुकना बंद हो जाती है और इससे जो हमारे एक नॉर्मल सेल होता है ना वही हमारे म्यूटेशन की वजह से एक कैंसर सेल में डेवलप हो जाता है, यानी कि खुद का सेल हमारा कैंसर बन जाता है। वही है ना कि गलत उसमें चला गया, गलत संगत में चला गया और अब ये हमारा मल्टीपल करेगा, बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ करेगा और इस तरह पूरा एक मास बंक फॉर्म करेगा और इसी को हम यहाँ पे ट्यूमर या फिर कैंसर एक तरह से बोल देंगे। तो ये हमारा क्या करेगा और इसके बाद ये हमारे आस पड़ोस की जो टिश्यू वगैरह होते हैं उनमें भी स्प्रेड होगा और हमारे बॉडी के बाकी पार्ट में भी स्प्रेड हो सकता है। और ये बेसिकली हमारे म्यूटेशन की वजह से होगा जो हमारे इसके डीएनए के जीन्स के अंदर हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे लंग कैंसर हो गया या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा आता है कार्सिनोमा, यानी कि ये बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं हमारे स्किन वगैरह के पार्ट में उसमें हो सकता है। सार्कोमा बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, शायद मैंने एक बार कहीं तो आपसे कभी पूछा था कि सार्कोमा क्या होता है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जब कैंसर आता है वो होता है। देन ल्यूकेमिया जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू यानी कि ब्लड में एक तरह से ब्लड कैंसर बोल सकते हैं। देन लिम्फोमा जो हमारे लिम्फेटिक टिश्यू है उसमें हो जाता है। तो ये हमारे 4 टाइप के कैंसर है और भी बहुत सारे हमारे होते हैं, इसमें हमने देख लिया। अब मेन ये डेवलप कैसे होता है, तो कैंसर बेसिकली हमारे डेवलप हुआ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, यानी कि जो हमारे अबनॉर्मल सेल है उनमें प्रोलिफरेशन हो जाता है और हमारी अनकंट्रोल ग्रोथ एंड अबनॉर्मल
सेल की ग्रोथ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। और जो कॉजेज थे, जो मैं आपको बता रहा था कि ये कॉजेज हमारे यहाँ पे आकर अटैक करते हैं, ये कॉजेज हमारे जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि जीन्स की वजह से, या रेडिएशन बहुत ज़्यादा कोई एक्सपोजर हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं ना जब एक्सरे वगैरह खाते हैं तो उस समय मत जाओ। देन केमिकल कार्सिनोजेंस हो गया, या कोई वायरस की वजह से भी हो जाता है, और ये हमारा कुछ स्मोकिंग या एल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। तो वही है कि हमारे नॉर्मल सेल जो है इसके अंदर यहाँ पे म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन के बाद जो सेल है वो नॉर्मल सेल डिवीजन खो देता है, और यहाँ पे ये हमारा अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा, और जो अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा उसी को हम यहाँ पे ट्यूमर बोल देंगे। और देन ये हमारे बाकी के सेल वगैरह में जाएगा, और अगर ये और सीरियस हो गया तो हमारे ब्लड में चलाएगा, और ब्लड से हमारे बाकी के ऑर्गन में जाके भी क्या करेगा, डैमेज करेगा, जिसको हम यहाँ पे मेटास्टेसिस बोल देंगे, यानी कि सेकेंडरी एक तरह से कैंसर बहुत सीवियर स्टेज में चला जाता है। देन हमारा यहाँ पे आता है बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। देखो बेनाइन ना एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, एक्चुअल में क्या है कि ये शुरुआत है, अगर हमने इस कंडीशन में पकड़ लिया तो हम बॉडी में ठीक कर सकते हैं, यानी कि ये वो कंडीशन है जो हमारी स्प्रेड नहीं होती बाकी पार्ट में, जैसे हमारा लाइपोमा वगैरह हो गया। लेकिन मैलिग्नेंट क्या है कि अब ये हमारे जो बेनाइन है यही हमारा आगे बन के यानी कि म्यूटेशन होते होते मैलिग्नेंट ट्यूमर में फैल जाता है, यानी कि इस तरह का हो जाता है, और ये आगे स्प्रेड भी करेगा और बाकी के ऑर्गन को भी डैमेज करेगा, जैसे हमारा कार्सिनोमा हो गया, और कार्सिनोमा मतलब हमारे एपिथेलियल सेल वगैरह इनकी स्किन में कैंसर हो गया। देन यहाँ डिफरेंस वही आता है कि बेनाइन हमारा स्लोली ग्रो करता है और मैलिग्नेंट हमारा रैपिडली ग्रोथ करता है। बेनाइन हमारा एक तरह से लोकलाइज रहता है, यानी कि लोकल एरिया में, और ये नॉन कैंसरस होता है, और ये मैलिग्नेंट हमारा मेटास्टेसिस शो करेगा, यानी कि पूरे में ट्रांसफर होगा। वही जो बेनाइन है वो हमारा लेस डेंजर, यानी कि लेस डेंजरस है, यानी कि इतना नुकसान वाला नहीं है, कैंसरस नहीं है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्चुअल में लाइफ थ्रेटनिंग है कि इससे जान वगैरह भी जा सकती है। देन यहाँ पे हमारे 3 टर्म आते हैं, यहाँ पे आता है मेनिंजाइटिस, फिर टाइफाइड, फिर यूटीआई, इनके बारे में बात करते हैं। देखो मेनिंजाइटिस ना जैसे हमारी पूरी का पूरा ब्रेन होता है, तो ब्रेन के यहाँ पे ना ट्रिपल लेयर की एक पूरी लेयर पाई जाती है, इसको मेनिंजाइटिस लेयर बोलेंगे, और ये क्या करती है जो स्कल वगैरह होते हैं ना इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, और इसी के अंदर हमारा सीएसएफ वगैरह भी पूरा पूरा बहता रहता है। चलो सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, पूरे ब्रेन वगैरह को कवर करके रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं यहाँ पे पहुंच जाते हैं, मेनली बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करेगा इसमें जब पहुंचेगा तो यहाँ पे फाइट होगी, और फाइट होकर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इसको हम यहाँ पे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो मेनिंजस हमारी लेयर है, यानी कि वो लेयर है जो हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही है, उसमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये मेनली हमारे इन्फेक्शन की वजह से होगा, जैसे हमारे बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया। कॉजेज वही है कि ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाएगा और वायरस की वजह से भी हो जाएगा। सिम्टम यही है कि यहाँ पे हमारा फीवर वगैरह देखने को मिलेगा, नेक स्टिफनेस यानी कि गर्दन अकड़ी रहेगी, और हेडेक या फिर पेन वोमिटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है टाइफॉइड के बारे में। तो टाइफॉइड एक्चुअल में एक हमारा फीवर होता है जो हमारा एक बैक्टीरिया सैलमोनेला टाइफी की वजह से होता है। देखो इतना सब याद रखोगे ना तब भी काम चल जाएगा, और ये आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, यानी कि जो इंटेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे मिल जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जैसे हमारा एंट्रिक फीवर हो गया, और ये मेनली हाई फीवर कॉज करेगा, एब्डोमिनल पेन वगैरह कॉज करेगा, इसके बाद जो वीकनेस हो गया या डायरिया, ये सब देखने को मिलेगा। देन आपका लास्ट यहाँ पे आता है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका किडनी होता है, किडनी से आपका यहाँ पे जाता है यूरेटर वाला पार्ट, और यूरेटर से आपका यहाँ ब्लैडर बनता है, इससे आपका यूरेथ्रा बनेगा। तो जो किडनी है वो क्या करेगी, सारे ब्लड जो आता है उसको फिल्टर करेगी नेफ्रॉन की मदद से, और वो फिल्टर करके जो वेस्ट है वो यूरेटर से आपका यहाँ ब्लैडर में पहुंचा देती है, और ब्लैडर क्या करेगा इस पूरे को बॉडी से बाहर निकाल देगा यूरिन के थ्रू यूरेथ्रा वाले साइड से। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि इसी जगह से कई बार कुछ बैक्टीरिया हमारे एंट्री कर जाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा ई कॉलाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूटीआई देखने को मिलता है। अगर आप ये भी लिख के आता ना तो हमारा एंट्री कर जाता है, और ये इधर जाके पूरा इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसको हम यहाँ पे यूरेथ्राइटिस बोलेंगे। और अगर ये हमारा ब्लैडर में चला जाए यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, इसको हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। और यही आगे हमारा यूरेटर वाले पार्ट में चला जाता है यूरेटाइटिस, और इधर ऊपर चला जाए तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, किडनी में ये पूरा पूरा इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसी तरह ही हमारा 2 पार्ट में हो जाएगा, यानी कि ये हमारा लोअर है, ये हमारा अपर है। अगर अपर में होता है तो बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि अगर एक बार किडनी में पहुंच गया तो आगे भी ट्रांसफर हो सकता है। अब इसमें सिम्टम क्या रहेंगे, तो वर्निंग यूरिनेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा जलन होगी, यूरिन करते हैं बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, और फीवर वगैरह भी देखने को मिल सकता है। ये हो गया हमारे यूटीआई के बारे में। तो अब अगर देखा जाए तो लगभग हमने जो अपने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, और ये बहुत ज़्यादा डिटेल थे, थोड़ा बहुत अंदर भी आपको मिल गया। तो याद देखा जाए अगर आप इन सब को करके चले जाते हो, यानी कि पूरा करके चले जाते हो, तो आपको पूरा पैथोफिजियोलॉजी का एक रिवीजन मिल गया होगा कि कैसे क्या होता है। बाकी कुछ यहाँ पे छोटे मोटे टर्म्स है, जैसे आपका यहाँ पे एडिमा आता है, इसका मतलब मैंने देखो 2 टर्म है, जैसे मान लो कोई सेल है या कहीं भी क्या हो रहा है कि आपका जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे एडिमा बोल देंगे, और ये आपका जो इंटेस्टाइनल टिश्यू होगा या ये सब में स्टोर होकर स्वेलिंग कॉज करेगा। अब ये जो मस्कुलर परमिटी यानी कि जो स्टार्टिंग में होता है वही वाला पार्ट है, बस इतना मैं समझा दे रहा हूँ। स्कीमा का मतलब क्या होता है कि आपका जो ब्लड सप्लाई वो कम हो गई तो आपका ब्लड की कमी हो जाएगी, और इसी से आपका हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही आपका ऑक्सीजन जाता है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कहते हैं, हम जो हमारे हार्ट के मसल थे यानी कि हार्ट के जो सेल थे उनका मर जाना, यानी कि इन्फेक्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ हो जाना। ठीक है, देन यहाँ पे एनोक्सिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी जो टिश्यू वगैरह है उनमें कंप्लीट ऑक्सीजन की अब्सेंस हो जाती है, उसको एनोक्सिया बोल देंगे। थ्रोम्बस क्या होता है कि जैसे हमारे नॉर्मली कोई है ब्लड क्लॉट यहाँ पे बन गया, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं इनके अंदर ब्लड क्लॉट बन गया, जैसे हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस वाले केस में बनना था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह हम
वो हो गया। एम्बोलिज्म क्या होता है कि जो हमारी मान लो ब्लड वेसल है तो इसमें कहीं ये बन गया तो उसमें ब्लॉकेज अगर हो जाते हैं उसको हम यहाँ पे एम्बोलिज्म बोल देंगे। और ये ब्लॉकेज हमारी क्लॉट या कोई और फॉरेन पार्टिकल की वजह से हो सकती है। जैसे एक तो हमारी ये क्लॉट होगी, दूसरी हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था कि हमारे सिकल के आरबीसी की वजह से हो जाती है। फिर हमारा साइनोसिस, इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन है इनमें डिसकलरेशन हो जाती है, यानी कि एकदम नीला नीला पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसको साइनोसिस बोल देंगे। देन यहाँ पे हमारा आता है जैसे एग्जाम्पल हमारा कंजेनिटल हार्ट डिसीज हो गया। देन हमारा नेक्स्ट आता है डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होता है ना उसको बॉडी से हम एक्सटर्नल तरीके से बाहर निकालते हैं। जैसे हमारी जो किडनी वगैरह अगर हम काम नहीं कर रही तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल तरीके से आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम सारे ब्लड को कनेक्ट करके जो भी वेस्ट है उसको खुद से फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालेंगे। ये तब करते हैं जब किडनी अपना काम करने में फेल हो जाती है। इससे हमारा हीमोडायलिसिस हो गया, यानी कि ब्लड को पूरा यहाँ पे डायलिसिस कर रही है। फिर हमारा अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जैसे मान लो टीबी वगैरह या मान लो हमारे जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बॉडी में एंट्री करते हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, मान लो जैसे कैंसर में हो जाती है या एड्स वाली कंडीशन में हो जाती है, जो मैंने आपको एड्स के बारे में बताया था, तो अगर इनमें ये सब पूरी कम हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाएगी। तो जो बाकी की हमारी वो है यानी कि कोई भी माइक्रो अटैक करेगा तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे अटैक कर सकता है। बाकी जैसे एग्जाम्पल एड्स वाले में अब ना कुछ टर्म्स आपके यहाँ पे कवर करने के लिए रह गए तो मैं ओरली आपको समझा देता हूँ, अगर कभी बाई चांस आता है आप लोग एग्जाम में लेके आ सकते हो। जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका एक आता है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के बारे में। अब देखो टीबी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक हमारा बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और ये क्या करेगा आपकी बॉडी में यहाँ पे एंट्री कर जाएगा, आप में से किसी की ना करे तो यहाँ पे क्या होता है ये एंट्री कर जाता है। और जब एंट्री करेगा तो ये आपके लंग्स में चला जाएगा और यहाँ से आके आपके एल्वुलाइज वाले पार्ट में चला जाएगा जो मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसफर कराता है। और वहां जाके सिंपली क्या होता है कि ये वहां जाके जैसे हमारे लंग्स वगैरह तो वहां पे जाके हमारे जो मैक्रोफेज है यानी कि बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा जो इसको खाएगा। तो मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है तो इसको ये पूरा खा लेगा, इन्वॉल्व करेगा, लेकिन बैक्टीरिया मरता नहीं है और अपने आप को रैपिडली ग्रो कर लेगा। तो मान लो ये हमारे मैक्रोफेज है तो इनके अंदर ये पूरा ग्रोथ कर लेगा और मैक्रोफेज को निकाल के यहाँ पूरा आ जाएगा। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे इसको पूरा मारने के लिए और ज्यादा सेल्स को भेजेगी, इम्यून सेल को, और यहाँ पे पूरा ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाएगा यानी कि इस पूरे को बंद कर लेंगे। अब अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होगी ना तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको तोड़ के बाहर आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे हमारे जो लंग्स वगैरह होते हैं उन पूरे को डैमेज करेंगे। और डैमेज करके वहां पे क्या है जैसे चीज लाइक स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म करेंगे और लंग्स मेरा डैमेज होने लगेगा। और उसी टाइम पे जो है क्रॉनिक कफ यानी कि एक तरह से बहुत जोर से खांसी आएगी और खांसी लगातार ये मानो कि 2-3 हफ्ते तक रहती है, क्योंकि हमारे मतलब उससे ज़्यादा रहती है, महीने तक रहती है, तो इलाज नहीं करोगे क्योंकि लंग्स हमारे डैमेज हो चुके होते हैं। तो यही हमारी टीबी वाली कंडीशन कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है। तो अब आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने नहीं दिया है नोट्स, मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको डेफिनेशन समझ आ रही हो तो डिफाइन करते रहना, जिससे मान लो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेशन नहीं बना सकते, वो एटलीस्ट उस कमेंट सेक्शन में पढ़ के जो है उसको डेफिनेशन को देख के अपना लिख के आ सके। तो आप थोड़ा समझदार हो, आप लोगों को करना है कमेंट सेक्शन में ये पूरा लिखते हुए जाना है। और वहीं पे मान लो कि अगर यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी मजबूत है, इम्यूनिटी मजबूत है, तो ये जिंदगी भर हमारा ऐसा रहेगा जब तक हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं होती, और उसको हम यहाँ पे क्या डोरमेंट या लेटेंट टीबी बोलेंगे। और अगर इम्यूनिटी कम है तो जो एक्टिव हो जाता है उसको हम यहाँ पे एक्टिव टीबी बोलेंगे। तो इस तरह नुकसान होता है। तो ये हमारा हो गया टीबी के बारे में। ऐसे ही हमारे यहाँ पे लेप्रोसी होता है। अब लेप्रोसी में हमारा बैक्टीरिया बस इतना बदल दो कि हमारा माइकोबैक्टीरियम वाली फैमिली से ही होता है, बस वहाँ पे हमारा आता है लेप्राई। और ये क्या करेगा, ये भी सेम हमारा रेस्पिरेटरी से पूरा एंट्री करेगा और बॉडी में जाके क्या करेगा, स्किन यानी कि मान लो जैसे स्किन वगैरह है तो वहाँ पे लीजन वगैरह यानी कि घाव वगैरह पूरा कॉज कर सकता है और स्किन को डैमेज वगैरह कर सकता है। और ये ज्यादा जैसे हमारे हाथ पैर है इनको डिफॉर्म भी कर सकता है अगर सीरियस केस में हो जाता है। तो यहाँ पे सिंबल क्या बोल सकते हैं कि लेप्रोसी एक्चुअल हमारी वो डिजीज है जो हमारे बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होती है, और ये हमारी बॉडी में जाके स्किन लीजन यानी कि एक तरह से क्या है स्किन में घाव वगैरह कॉज करेगी। और इन सीरियस केस में ये हमारे ज्वाइंट या हैंड पेन को डिफॉर्म यानी कि डिफॉर्मिटी भी कॉज कर सकती है। बाकी यहाँ पे हमारा लास्ट आता है एड्स के बारे में। तो एड्स की फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट सेक्शन में बतानी है, यानी कि भाई इससे क्या समझते हो। बाकी यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि देखो जैसे हमारा जो एड्स है ना इसमें HIV वायरस आता है, और HIV वायरस ना हमारा सिंपली क्या होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये करता क्या है कि जैसे हमारे किसी की बॉडी में मान लो एंट्री करता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसके मेनली CD4 सेल्स होते हैं जो हमारे टी हेल्पर सेल होते हैं। और इनके बारे में अगर आपने लॉन्ग वीडियो में पढ़ा होगा तो ये सब हमारी बॉडी की कितनी हेल्प करते हैं। तो ये HIV वाले वायरस क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्हीं पे जाके अटैक करेंगे, और जब डायरेक्टली इन्हीं के ऊपर जाके अटैक करते हैं तो अब क्या होता है ये हमारे सेल पे जाके अटैक करेंगे और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि देखो ये हमारे RNA वाले वायरस होते हैं, तो ये क्या करेंगे RNA करेंगे और हमारे जैसे इनके सेल में घुसेंगे और RNA से यहाँ पे DNA बनाएंगे, यानी कि किसकी मदद से, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, और DNA का यूज करके नए नए RNA बनाएंगे, mRNA वगैरह बनाएंगे, उससे प्रोटीन वगैरह बनाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हमारे जो ये सेल है टी हेल्पर सेल है इनको यहाँ पे डैमेज करके नए नए HIV वायरस पूरा बनेगा, प्रोटीन से अपना कैस्पिड बनाएंगे यानी कि जो ऊपर की कवरिंग होती है, और इस तरह क्या करेंगे पूरे हमारे टी सेल को यहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देंगे। और इसका नुकसान क्या होता है कि अब हमारे जो इम्यून सेल है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे, और जब इम्यून सेल कम हो जाएंगे तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, जो मैं यहाँ बता रहा था कि अब अगर कोई भी और माइक्रो अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी यहाँ पे कमजोर हो गई है। और इस तरह ये एक
एक सीवर केबल देता है, क्या करता है बॉडी को डाउन कर देता है। तो एड्स का कोई वैसा देखा जाए प्रॉपर कोई इलाज वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही मैनेज कर सकते हो। और यही है कि इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि आप हर एक नॉर्मल बीमारी के लिए भी सस्पेक्टेबल हो जाते हो, यानी कि हल्के बिल्कुल कोई बीमारी आएगी तो नॉर्मल बीमार हो सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे एक आता है साइफिलिस, एक आता है गोनोरिया। तो ये जो भी है ना, ये हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है तीनों की तीनों। तो इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। जैसे साइफिलिस में मिलनी क्या होता है, ये हमारा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पूरा फैल सकता है, और इसमें हमारा बैक्टीरिया होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम। और ये बेसिकली करेगा क्या, जो जेनेटल वगैरह होता है ना उनमें पेनलेस अल्सर कॉज करेगा, यानी कि जैसे जेनेटल वाला पार्ट है वहाँ पे इस तरह का अल्सर कॉज करेगा, और इसका कोई नुकसान नहीं है, दर्द नहीं है, लेकिन हाँ अल्सर कॉज करेगा तो नुकसान वाली बात है। देन यहाँ पे गोनोरिया हो गया, तो इसमें हमारा बैक्टीरिया आता है नीसेरिया गोनोरिया, और ये क्या करेगा, जो हमारा यूरेथ्रा वाला पार्ट है या जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उन सब में क्या करेगा, एंट्री कर जाएगा। तो वहां पे जैसे पस वगैरह फॉर्म करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, ये सब कॉज करेगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो भाई रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे आपका यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपका लेप्राई वाला हो गया, देन आपका यहाँ पे एड्स वाला हो गया, देन साइफिलिस वाला हो गया, देन गोनोरिया वाला हो गया। तो इन 5 क्वेश्चनों की डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अगर बना सकोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको डिफाइन करके कमेंट सेक्शन में लिखो। और जो मेन पार्ट मैंने इंक्लूड किया है, यानी कि अगर आप इन सबको भी लिख के आ जाओगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जो मेन होता है लैंग्वेज तो आप खुद से बना सकते हो, तो ये पार्ट को आप कमेंट लिखना है, क्योंकि जो बच्चे लैंग्वेज नहीं बना सकते उनकी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप अब आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जो भी पार्ट था मैंने सब कुछ आपका यहाँ पे कवर कर दिया है, यानी कि अब अगर देखा जाए तो आपका लॉन्ग पार्ट भी कवर है, आपका शॉर्ट पार्ट भी कवर है, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी एकदम परफेक्ट आपकी हो चुकी है। अब कुछ भी आपको चाहिए आप इतना अगर करके चले जाते हो ना भाई, टॉप भी कर सकते हो, क्योंकि कितना कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया, पूरी यूनिट कर दी, पूरा ये कर दिया। तो भाई बस जाओ देखो और अच्छे से एग्जाम देके आओ। बाकी इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो केवल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो आवाज आप देख रहे हो गड़बड़ हो चुकी है, तो अगर कितने लोगों ने लगातार वीडियो देखी एक बार कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे किसी नए के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, आप लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।